शुरुआत करते हैं मानव बस्ती का। मानव बस्ती। हम सब मकानों के समूह में रहते हैं। शहरों की बस्तियों का प्रकार है, वो किस प्रकार से बसते हैं। नहरों के किनारे बसते हैं, सड़कों के किनारे बसते हैं, या फिर वो किसी औद्योगिक संकेंद्रण के रूप में बसते हैं। तो मरुस्थल में नहीं बसते हैं, ठंडे इलाकों में नहीं बसते हैं, पर्वतों के ऊपर नहीं बसते हैं, पर्वतों की ढलानों पर ज्यादा बसते हैं। फिर घाटियों में नहीं बसते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें पता रखना है कि कहाँ तो मानव बसावट पाई जाती है। जैसे नदी प्रवाहित क्षेत्र में मानव बसावट होती है, जैसे कोसी नदी है। हर वर्ष वहां पर बाढ़ आती है, हर वर्ष लोग मरते हैं, फिर भी वहां पर लोग बसते हैं। क्यों बसते हैं? क्योंकि वो उपजाऊ क्षेत्र है। परंतु लोग उतने ज्यादा नहीं बसावट करते जितना ग्लेशियर वगैरह, जहाँ मरुस्थल वगैरह, वहां पे नहीं जाते। उपजाऊ चीज होती है ना, वहां पे ज्यादा आते हैं। कहता है कि हम सब मकानों के समूह में रहते हैं। आप इसे ग्राम, नगर या फिर एक शहर कह सकते हैं। यह सभी मानव बस्तियों का उदाहरण है। मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का जो रूप है वो उस क्षेत्र के वातावरण के साथ मानव को संबंध दर्शाता है। भी कैसे रह रहा है, वो झोपड़ी में रह रहा है तो यहाँ का मानव कैसा होगा। कंक्रीट के मकानों में रह रहा है तो वो यहाँ का मानव कैसा होगा। लकड़ी के मकानों में तो कहा कैसा होगा, तो वो वहाँ के प्रारूप को समझाता है। कैसी बस्ती में निवास कर रहा है। एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ है, जो पहले से, उसे मानव बस्ती कहते हैं। मकानों का स्वरूप भी बदलता जा रहा है, उसके कार्य बदल सकते हैं, परंतु बस्तियां समय व स्थान के साथ निरंतर बसती रहेगी। कुछ बस्तियां स्थायी भी हो सकती है, कुछ में निवास है कुछ समय, जैसे कि एक ऋतु के लिए भी हो सकता है। बस्तियों का वर्गीकरण। कितने प्रकार की बस्तियां होती है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण और नगरीय द्विविभाजन क्या है। यह सभी स्वीकार करते हैं कि बस्तियों में भेद नगरीय व ग्रामीण आधार पर होता है। इसमें बस्तियों में भेद या तो बस्ती है या फिर नगरीय बस्ती है, सिंपल सा ही। जिसको नगर, परंतु हम किसी को भी ग्राम कहें या किसी को नगर, इस प्रकार का कोई मितव्य नहीं है, क्योंकि जनसंख्या उसका एक मापदंड हो सकती है, पर यह सर्वव्यापी मापदंड नहीं हो सकता। क्योंकि भारत एवं चीन में जो घने बसे देश हैं, उसमें से ऐसे ग्राम है जिसमें की जनसंख्या पश्चिमी यूरोप व संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों से भी अधिक है। एक समय था जब ग्राम के निवासियों का मुख्य उद्यम कृषि करना व प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहना था, परंतु वर्तमान समय में विश्व के विकसित देशों ने नगरीय जनसंख्या यद्यपि शहरों में कार्य करती है, ये तथापि वे गांव में रहना पसंद भी करते हैं। यानी शहरों में कार्य करती है परंतु रहना गांव में पसंद करते हैं। अतः गांवों और शहरों में आधारभूत अंतर यह होता है कि नगरों या शहरों में निवासियों की मुख्य व्यवसाय द्वितीयक एवं तृतीयक होता है। ध्यान रखना थोड़ा सा ये। नगरों का जो मुख्य व्यवसाय व्यवसाय होता है वो द्वितीयक और तृतीयक होता है, गाँवों का होता है वो प्राथमिक होता है। इसके विपरीत गांवों में रहने वाले वासियों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक गतिविधि जैसे कृषि, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन कार्य, पशुपालन आदि इसके साथ होता है। अब कह रहा है उपनगर। यह एक नवीन प्रवृत्ति है, पहले नहीं पाई जाती होगी शायद। यह एक नवीन प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्र से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता वाले खोज की शहर में बाहर स्वच्छ खुले क्षेत्रों में जा रहे हैं। बड़े क्षेत्रों के समीप से उपनगर विकसित हुए हैं, जहां प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घरों से कार्यालय की ओर आते जाते हैं। ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या जिनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर विभेदीकरण अधिक अर्थपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती द्वारा किए गए कार्यों को पदानुक्रम समरूप नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोल पंप को पदानुक्रम निम्न श्रेणी का समझा जाता है। क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य में जो पेट्रोल पंप का जो पदानुक्रम है, पेट्रोल पंप को पदानुक्रम में निम्न श्रेणी में समझा जाता है, क्योंकि भारत में यह नगरीय कार्य के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि वो एक देश के अंदर ही कार्यों का स्तर प्रादेशिक अर्थव्यवस्था के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जो सुविधाएं विकसित देशों के ग्रामों में पाई जाती है, जैसे अमेरिका वगैरह, ब्रिटेन वगैरह में, जो सुविधाएं विकसित देशों के गांव में पाई जाती है, वैसी सुविधाएं विकासशील व अल्प विकसित देशों के गांव में दुर्लभ होती है। 1991 की भारत जनसंख्या में नगरीय बस्ती को इस प्रकार से परिभाषित किया, अंडरलाइन करना, पूछ सकता है क्वेश्चन कि नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या बस्ती को परिभाषित का किस वर्ष की जनसंख्या में किया गया, जनगणना में किया गया, 1991 में। कह रहा है कि सभी, जहां नगरपालिका निगम
वे सभी या सभी स्थान जहां पर या तो नगर पालिका या निगम या छावनी बोर्ड, कैंटेन बोर्ड या अधिकृत नगरीय क्षेत्र समिति, नोटिफाइड टाउन एरिया हो, एक तो ये हो, तथा कम से कम जनसंख्या 5,000 व्यक्ति हो, वहां पर व्यक्ति 5,000 व्यक्ति होनी चाहिए, निवास करते हो, और उस 5,000 व्यक्तियों का 75% जो पुरुष वर्ग है ना, वो श्रमिक है, वो गैर कृषि कार्यों में यानी कि कृषि न करते हो। जितने भी श्रमिक वर्ग है ना, उसमें 75% व्यक्ति है ना, वो कृषि न करते हो। संलग्न जनसंख्या का, और दूसरा है कि वहां पर जनसंख्या का घनत्व है टोटल 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, ऐसे स्थानों को नगरीय बस्ती कहा जाता है। ये नगरीय बस्ती की परिभाषा है। क्या थोड़ा सा कि याद रखना है इसमें से। 4 लाइनें दे सकता है, निम्न में से कौन से कथन है, वो कौन से कथन है नगरीय बस्ती को परिभाषित करते हैं। तो नगरी पालिका हो, या फिर निगम हो, छावनी हो, छावनी के अलावा कंटेन बोर्ड हो, या फिर अधिसूचित क्षेत्र हो, नोटिफाइड टाउन एरिया। 5,000 की जनसंख्या हो, 75% है, 100% होते हैं मनुष्य, उसमें से जो 75% पुरुष पुरुष है ना, उन पुरुषों का जो कह रहा है कि टोटल 100% पुरुष है, उनमें से 75% पुरुष है ना, वो श्रमिक है, तथा श्रमिक भी किस क्षेत्र में, गैर कृषि कार्यों में, उद्योगों में, किसी फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, मील में लगे हुए हैं, तो 75%। अगर 75 से 74% भी हो जाता है तो फिर वो नहीं माना जाता है, या फिर जैसा भी है। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति का होना चाहिए। ऐसे तो एक गांव भी हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, 6,000 7,000 10,000 का गांव भी हो सकता है बहुत बड़ा। फिर वहां पर उतनी डेंसिटी नहीं पाई जाती ना, क्योंकि शहरों का जो विकास होता है वो ऊर्ध्वाधर होता है, और गांव का जो विकास होता है ना वो क्षैतिज होता है। गांव क्षैतिज बढ़ते हैं आगे, शहर ऊर्ध्वाधर बढ़ते हैं, मंजिलों में बढ़ते हैं। वो 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल ऐसे चलते हैं। बस्तियों का, बस्तियों के प्रकार एवं प्रारूप, कितने कितने प्रारूप होते हैं, कैसे कैसे, तो बस्तियों का वर्गीकरण उनकी आकृति उन प्रारूपों के आधार पर किया जाता है। प्रकृति के आधार पर नहीं, आकृति के आधार पर बस्तियों को मुख्यतः निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है। जैसे सहत बस्ती, याद रखना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण है, नगरीय भूगोल में सारे आएंगे ये। नगरीय भूगोल का पहले एक अच्छा टॉपिक जुड़ा है अपने इसमें। सहत बस्ती, इस प्रकार की बस्तियां वे होती है जिसमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं, मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सारे उपजाऊ मैदानों में होता है। मकान एक साथ में होंगे, और जो इन नदी घाटियों में क्या होगा कि मकान होंगे ना, वो उपजाऊ मैदानों में बनाए जाएंगे। सहत बस्ती इकट्ठे नहीं होते क्या, 5 परिवार परिवार है वहां पर, उस कोने पर बैठे हुए हैं, अपना छोटा ऐसा एक परिवार है, फिर है 20 परिवार है, अदर है 100 घर अलग मिलेंगे आपको, 250 घर अलग मिलेंगे, तो इस प्रकार की सहत बस्तियां होती है ये। यहाँ रहने वाला समुदाय मिलकर रहता है एवं उसके व्यवसाय भी समान होते हैं। मिलकर रहता है और उनके व्यवसाय भी समान होते हैं। जैसे 50 घरों का एक झुंड है, वो मिलकर रहता है यहाँ पे, फिर उससे दूर दूर तक कोई छोटा बड़ा आवास नहीं है, तो वो सहत बस्तियां होती है। उसके बाद में है प्रकीर्ण बस्तियां। इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं, यानी कि पहला मकान और दूसरे मकान में दूरियां पाई जाती है। और संयुक्त बस्ती में क्या होता है, पहला मकान दूसरे मकान के निकट ही होता है। तो वो कहता है कि पहले मकान में चाहिए कि मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं, बिल्कुल पास पास बनाए जाते हैं। और इसमें क्या है, प्रकीर्ण बस्ती में मकान होते हैं ना, वो एक दूसरे से दूर बनाए जाते हैं। प्रकीर्ण मकान दूर होते हैं तथा प्राय खेतों द्वारा, खेतों में एक साथ दूसरे में अलग होते हैं, यानी कि प्राय खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। किसके द्वारा अलग होते हैं वो, मेड़ या खेत के द्वारा अलग एक दूसरे से होते हैं। एक सांस्कृतिक आकृति जैसे कि पूजा स्थल अथवा बाजार, बस्तियों बस्तियों के साथ बंधता है ये परिवार होते हैं ना, वैसे तो दूर दूर दिखाई देते हैं, परंतु एक जगह पर अगर सामान खरीदना हो, बाजार है या फिर पूजा स्थल है, तो वहां पर इकट्ठे होते हैं ये ढाणियां नहीं होती क्या, 2 भाई उधर रह रहे हैं, 3 भाई उधर रह रहे हैं, परंतु अगर उनको कहीं जाना है, या फिर बस स्टैंड की तरफ जाना है, या फिर नगर में सामान लेने के लिए जाना है, तो फिर वो इकट्ठा ही इकट्ठा होते हैं एक ही स्थान। ऐसा पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है प्रकीर्ण बस्तियां, और ये मैदानी भागों में ज्यादा पाई। प्रकीर्ण बस्तियां चित्र दे रखा है इसमें।
पहाड़ी क्षेत्रों का प्रकीर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर एक छोटा सा परिवार है जो पहाड़ी क्षेत्रों पर निवास कर रहा है। ग्रामीण बस्ती, ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से, निकटता कितनी है, अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नजदीक संबंध रखती है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है आदि इनके प्रमुख व्यवसाय होते हैं। बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। ग्रामीण बस्तियों का प्रभावित करने वाले कारक मुख्य है, अंडरलाइन करना इसको, अपेक्षाकृत छोटा होता है इनका आकार। जल के निकटवर्ती बस्तियां, नेक्स्ट है जल आपूर्ति। साधारणतः ग्रामीण बस्तियां, जो ग्रामीण बस्तियां यानी कि ग्रामीण बस्तियों की बात हो रही है, ग्रामीण बस्तियां जल स्रोतों या जल राशियों के, नदियों, झीलों और झरनों के समीप होती है। प्राचीन सभ्यताएं जितनी भी थी ना, वो सारी की सारी नदी किनारे पनपी थी। इस कारण से नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, सभी कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को अन्य असुविधाजनक स्थानों जैसे कि दलदल से घिरे द्वीपों अथवा नदियों के किनारों पर निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करती है। इनको अधिकांश जल है वो आधारित नम बिंदु, अधिकांश जल, ज्यादातर जल, अधिकतम नम बिंदु बस्तियों में पीने तथा खाना बनाने, वस्त्र धोने आदि के लिए जल की उपलब्धि जैसे अनेक लाभ होते हैं। फार्म फार्म भूमि की सिंचाई के लिए नदियों और झीलों का उपयोग किया जाता है। इसी जल के स्रोतों से वहां निवासी भोजन व मछली भी पकड़ते हैं, नाव भी चलाते हैं। नदियां व झीलों के यातायात के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। भूमि कैसी होती है उनकी भूमि, मनुष्य बसने के लिए वह उस जगह का चुनाव करता है जहां भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त हो, न कि औद्योगिक कार्य के लिए। तो जहाँ भूमि किस लिए जरूरी होती है, प्राथमिक कार्यों के लिए। प्राथमिक कार्यों में भी कौन सा, कृषि के लिए। बाकी ऊपर जो जल की आपूर्ति, तो वो पहले ही जल जल के पास में नदियों के निकट बस रहा है, तो इसका मतलब है जल की आपूर्ति हो रही है। जहां से जल की आपूर्ति हो रही है तो वहां पर मछली पालन भी हो रहा है। तो जल की आपूर्ति से मछली पालन और अच्छी भूमि के कारण क्या है, कृषि कार्य वह उपजाऊ हो। यूरोप में दलदली क्षेत्र एवं निचले क्षेत्र में बस्तियां नहीं पाई जाती, अंडरलाइन करना इसको। यूरोप में दलदली क्षेत्र एवं निचले क्षेत्र में बस्तियां नहीं पाई जाती है, जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा है जहाँ पे बसाव। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के निम्न भाग में एवं तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियां बसाते हैं, जो कि उन्हें नम चावल की कृषि के लिए आवश्यक के लिए सहायक भी होते हैं। किसी भी क्षेत्र में आर प्रारंभिक अधिवासी उपजाऊ एवं समतल क्षेत्रों में ही बसते थे। ठीक है, प्रारंभ की बात है। उच्च भूमि क्षेत्र के, उच्च भूमि के क्षेत्र, उच्च भूमियां जो पाई जाती है ना, पर्वतों पर है, ढलानों पर है, ढलानों से भी ऊपर है, पठारों की है, तो ये उच्च भूमि है। मानव ने अपने अधिवास हेतु ऊंचे क्षेत्रों को इसलिए चुना ताकि वहां पर बाढ़ के समय में होने वाली क्षति से बचा जा सके एवं मकान एवं जीवन सुरक्षित रह सके। नदी बेसिनों में निम्न भाग में बस्तियां नदी वेदिकाओं तटबंधों पर बसाई जाती है, क्योंकि ये भाग शुष्क बिंदु होते हैं। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में दलदली क्षेत्रों के निकट लोगों के मकान स्तंभों पर बने होते हैं, जिनसे कि बाढ़ व कीड़े मकोड़ों से बचा जा सकता है। गृह निर्माण की जो सामग्रियां हैं, मानव बस्तियों के विकास हेतु गृह निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी एक बड़ा कारक होती है। जहां आसानी से लकड़ी, पत्थर आदि प्राप्त हो सकते हैं, मनुष्य अपनी ही बस्तियों को बसाता है। वनों को काटकर प्राचीन गांवों को भी बनाया गया है, जहाँ लकड़ी बहुतायत में थी पहले कभी। चीन के लोयस का जो क्षेत्र है, वहां के निवासी कंदराओं में मकान बनाते थे। कंदराओं यानी कि गुफाओं में, रपणे भी तो भारत में गुफाएं पाई जाती है ना, जैसे बाघ की गुफा है, चंता की गुफा है। ठीक है, तो ये गुफाएं हैं चीन के लोयस के क्षेत्र में। वहां के निवासी कंदराओं में मकान बनाते थे और अफ्रीका में सवाना के प्रदेश में कच्ची ईंटों के मकान बनाते थे, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में एस्किमो जो लोग हैं वो हिमखंडों में अपने इग्लू घर बनाते थे। सुरक्षा बल, राजनीतिक अस्थिरता, बदलती हुई राजनीति कह रहे हैं, युद्ध एवं पड़ोसी राज्यों में उपद्रव होने की स्थिति में गांवों को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता जाता था। नाइजीरिया में खड़े इंसलबर्ग, इंसलबर्ग चट्टानें होती है, खड़े इंसलबर्ग अच्छी सुरक्षित स्थिति प्रदान करते हैं। कहाँ पर, नाइजीरिया में। अफ्रीका का देश है, नाइजर नदी गुजरती है यहाँ पे। अफ्रीका का पश्चिमी भाग है ये ज्यादातर।
भारत में अधिकतर दुर्ग ऊंचे स्थानों पर बसे हुए हैं, जैसे मेहरानगढ़ है, चिड़िया टूप की पहाड़ी पर है, मेहरानगढ़ है, चित्तौड़गढ़ का है, मैसा के पठार वाला। उसके बाद में नियोजित बस्तियां, वे बस्तियां जिनको पहले से ही नियोजित करके बनाया गया, तो वो नियोजित बस्तियां हैं। कुछ एक जो मानव बसाव क्षेत्र होते हैं वो नियोजित नहीं होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां सरकार द्वारा बसाई जाती है, अंडरलाइन करना, सरकार द्वारा बसाई जाती है। ग्राम वासियों द्वारा स्वतः जिन बस्तियों को स्थिति का चयन नहीं किया जाता, सरकार द्वारा अधिकृत की गई ऐसी भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे आवास है, पानी है, अन्य अवसंरचना उपलब्ध व बस्तियों के विकास करती है। इथोपिया एक देश है में सरकार द्वारा ग्रामीणीकरण योजना में भारत के इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियों के विकास इसके अच्छे उदाहरण है। यानी कि इंदिरा गांधी नहर का जो नहरी बस्तीकरण उदाहरण है ना, वो इसी का नियोजित बस्तियों का प्रकार है, वहां पर बसाया है। ग्रामीण बस्तियों के प्रारूप कितने हैं, ग्रामीण के हैं न कि शहरों के। अब ये क्या है, ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रारूप है। ग्रामीण बस्तियों का प्रारूप यह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। गांव की आकृति एवं प्रसार को भी प्रभावित करती है कि गांव किस तरह की आकृति लेगा और किस तरफ प्रसार करेगा, पूर्व की तरफ ज्यादा करेगा, पश्चिम की तरफ करेगा, या फिर उत्तर की तरफ ज्यादा करेगा। तो एक बार शहर जिस दिशा में प्रसार करना शुरू कर दे तो फिर कुछ वर्ष उसी दिशा में चलते हैं। ग्रामीण बस्तियों का प्रारूप दर्शाता है ये। इसमें गांव की आकृति प्रारूप को भी प्रभावित करने वाले गांव की स्थिति को समय पूर्ववर्ती स्थलाकृति एवं क्षेत्र का भूभाग प्रमुख स्थान रखते हैं। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कई मापदंडों के आधार पर किया जाता है। वो मापदंड कौन कौन से हैं, पहले तो ये चित्र देखो, ये छह के छह चित्र महत्वपूर्ण है और इन पर मुख्य लगा लो। आपसे सीधा पूछेगा कि निम्न में से कौन सा प्रारूप नहीं है या कौन सा प्रारूप है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेखीय प्रारूप भी होता है, एक रेखा के सारे। रेखा कहीं नदी के सहारे भी हो सकते हैं, झील के किनारे, झील के नहीं, सड़क के किनारे भी होते हैं, तो रेखा के रूप में। चौक पट्टी प्रारूप, इसमें क्या है, या तो दो सड़कें क्रॉस कर रही है या फिर दो नदियां क्रॉस कर रही है। ठीक है, उसके अलावा है तारों का प्रारूप, स्टार प्रारूप जिसको कहते हैं, स्टार की आकृति के घर बने रहते हैं, ये प्रारूप है। इसके अलावा टी प्रारूप, टी, टी फॉर टाइगर वाला, ये प्रारूप है। इसके अलावा है वृत्ताकार प्रारूप, उसके अलावा दोहरा प्रारूप। पर तो आप ध्यान रखो, इसमें वर्गाकार प्रारूप नहीं है। वृत्ताकार है, वर्गाकार है, वर्गाकार नहीं है, आयताकार हो सकता है, टी प्रारूप है परंतु एस प्रारूप नहीं है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। दोहरा प्रारूप क्या है, ऐसा नहीं है कि दो, तो दोहरा प्रारूप है यानी कि एक तो सड़क के किनारे बसी हुई है, एक तो सड़क प्रारूप है, एक नदी प्रारूप है। सड़क प्रारूप और नदी प्रारूप दोनों ही मिले हुए हैं। जैसे दोहरे प्रारूप में देखो ना, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है ना, वो तो सड़क है, और जो पूर्व से पश्चिम खींची गई है ना, वो नहर है। तो यहाँ नहर प्रारूप भी है और सड़क प्रारूप भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना। नंबर एक है विन्यास के आधार पर। विन्यास यानी कि बंटवारा भी होते हैं, क्या कहते हैं विन्यास को। इसके प्रमुख प्रकार हैं, जैसे मैदानी ग्राम होते हैं, ये इसके नाम आएंगे, बिल्कुल फिक्स आएंगे। नाम आएगा तो इतने पूछेगा, निम्न में से मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, वन ग्राम एवं मरुस्थलीय ग्राम किसके प्रकार है। तो हमें पता है उन्हें कि ये जो प्रकार है ना, ये है विन्यास के आधार पर प्रकार है। मैदान के गांव, पठार के गांव, तटीय ग्राम और वन ग्राम और मरुस्थलीय ग्राम, यह है विन्यास के आधार पर। उसके बाद में है कार्य के आधार पर। कार्य कौन कौन सा यहाँ पर कार्य होता है, जैसे उद्योगों का कार्य होता है, प्राथमिक कार्य होता है, सेकेंडरी कार्य होता है, कौन सा होता है, ये सारा का सारा का पशुपालकों का बेड़ा है सारा का सारा। इसके अलावा ये कौन सा है? ये तो मछली पालन का बेड़ा है, तो मछली पालन यहाँ पर ज्यादा लोग करते हैं इस तट पर। तो वो है कि कार्य के आधार पर बस्तियों का प्रारूप कैसे है, जिसमें कृषि, कृषि ग्राम, मछुआरे एवं ग्राम एवं लकड़हारा के प्रमुख ग्राम है, और पशुपालकों के गांव है। ये थोड़े से कार्य विशिष्टता के आधार पर है। तो इंजीनियर गांव भी हो सकता है, वो अलग है, जरूरी नहीं है। तो इसमें भी गांवों का जो प्रकार है वो बढ़ भी सकता है। उसके बाद में बस्तियों की आकृति कैसी होगी, आकृति के आधार पर इसमें कई प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां पाई जाती है। अंडरलाइन करना ज्यामितीय को, ज्यामितीय आकृतियां पाई जाती है जिसमें कि रेखीय, अंडरलाइन, आयताकार, आ गया ना वापिस आयताकार का नाम, पहले नहीं था ऊपर वाले में। उसके बाद में वृत्ताकार,
स्टार है, तारे के आकार की है, टी आकार की है, चौकपट्टी है। चौकपट्टी में ध्यान रखना, चौकपट्टी का आकार कैसा है, प्लस का है, स्क्वायर का निशान है ये चौकपट्टी का। दोहरे ग्राम, दोहरे ग्राम का कैसा है, दोहरा ग्राम, हाँ दोहरे, दोहरे ग्राम इत्यादि, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको। उसके बाद में रेखिक प्रारूप, इस प्रकार की बस्तियों में मकान यही होंगे फिक्स, इसके अलावा तीसरा नहीं होगा। रेखिक ग्राम में क्या होता है, जो मकान होते हैं ना, या तो सड़कों के किनारे, या रेलवे लाइनों के किनारे किनारे, या फिर नदियों के सहारे सहारे, या नहरों के सहारे सहारे, या फिर एक घाटी के किनारे से लेकर किनारे किनारे, या फिर है जैसे समुद्र का तटबंधी इलाका है तो तट के किनारे, तटबंधों के पर स्थित होते हैं, तो वो एक लंबी पट्टी बन जाती है समुद्र के किनारे किनारे की, जैसे पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, तो वो होते हैं रेखिक, एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। जैसे दिल्ली के पास में यमुना नगर बसा था, तो पहले यमुना नदी के किनारे किनारे बसा था, फिर उसके बाद में उसका प्रारूप अलग हो गया। उसके बाद में है आयताकार प्रारूप, ग्रामीण बस्तियां, यह प्रारूप समतल क्षेत्र तथा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है, अंडरलाइन करना, चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियां, जिसमें सड़कें आयताकार होती है, सड़कें आयताकार होती है एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जैसे कालीबंगा की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें समकोण पर काटती है। हो, बाकी बताइए आपको इससे संबंधित। नेक्स्ट है वृत्ताकार प्रारूप, गोल है। इस प्रकार के गांव है ना, वो झील के किनारे, तालाब के किनारे, क्योंकि झील व गांव, झीलें होती है वो गोल होती है, तो इनके चारों तरफ जो भी क्षेत्र बसते हैं और बीच में, तो वो झील के किनारे, तालाब के किनारे, चारों ओर बसे बस्ती का विकास होता है। कभी कभी ग्राम इस योजना से भी बसाया जाता है, जिसका मध्य का भाग खुला भी रखा जाता है, जिसमें पशुओं को रखा जाए ताकि जंगली जानवरों को सुरक्षित किया जा सके, इसी प्रकार भी रखा जा सकता है। उसके बाद में तारे के आकार का प्रारूप है। कई जगह जहाँ कई मार्ग आकार एक स्थान पर मिलते हैं, उन मार्गों के सारे मकान बनाए जाते हैं, जहाँ तारे के आकार की बस्तियां विकसित होती है, टी आकार का और वाई आकार का, ये थोड़े से ध्यान रखना। टी भी आकार है, वाई भी आकार है, उसके अलावा क्रॉस भी है, क्रॉस यानी कि एक्स प्रकार आकार का भी है। टी आकार, वाई आकार, क्रॉस आकार। अब कह रहा है कि टी आकार की बस्तियां सड़कों के तिराहे पर विकसित होती है, जबकि वाई आकार की बस्तियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग में मिल जाते हैं। ठीक है। क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहों पर आरंभ करती है, जहां चौराहे के चारों ओर दिशा में बस्ती का, यानी कि जहां चौराहे के चारों दिशाओं में बसाव का आरंभ हो जाता है। अब है दोहरे ग्राम। दोहरे ग्राम नदी व पुल कोई फेरी, नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर इन बस्तियों का विकास होता है। नदी है और नदी पर है पुल, पुल है तो फिर पुल है सड़क का, तो थोड़ा सा इससे ध्यान रहेगा, तो सड़क और दोहरा, नदी पर पुल या फेरी जो होती है, उनके दोनों ओर इन बस्तियों का विकास होता है। ठीक है। देखो, प्राचीन समय में जो नदियां थी ना, उसके एक तरफ ज्यादा बसावट थी, पूर्व में है तो पूर्व में ही पूर्व में बस्तियां हैं ज्यादा, परंतु जैसे जैसे बांध का आविष्कार हुआ ना, तो पूर्वी तट को पश्चिमी तट से जोड़ दिया गया। जब दोनों को जोड़ दिया गया, तो उतनी बस्तियां पश्चिम में भी स्थापित हो गई। जब पूर्व और पश्चिम को जोड़ दिया गया बांध के द्वारा, तो वैसे एच आकार का भी बन जाता है, एच आकार का प्रारूप भी बन जाता है। इसके अलावा बीच में से नदियां गुजर रही है, तो एच आकार का प्रारूप बन जाता है। इसके अलावा समांतर प्रारूप भी बन जाता है, तो वो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा आपको, कौन सा किसका पूछा है। आरिफ सर पढ़ रहे हो क्या, है क्या आरिफ सर? सर आज क्या गले में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अगर कोई और अच्छा, हो तो पढ़ दें, नहीं तो पढ़ दें, कोई बात नहीं। मैं पढ़ देता हूँ। कहाँ पे है सर? दोहरे ग्राम 94 वाला पढ़ नंबर दिया पेज आपने? पे। हम्म। दोहरे ग्राम वाला हो गया। पढ़ दिया पढ़ दिया। ग्रामीण बस्तियों की समस्या। हम्म। ठीक है। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक है। इसकी बात कर रहा है विकासशील देशों में।
वहां पे ग्रामीण बस्तियों की संख्या है जो अधिक है, एवं इनका आधारभूत ढांचा भी क्या है, अविकसित है। ये नियोजकों के समुच्च बहुत जो बड़ी चुनौती है इनके सामने, वो सुअवसर पर प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि अभी विकासशील देश हैं, ग्रामीण बस्तियां हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जो ग्रामीण बस्तियां उनकी समस्या क्या है, हम यही तो पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां और सुअवसर आते हैं। जैसे वो कह रहा है कि विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है, और पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को जो पेयजल के लिए लंबी दूरी तक तय करनी पड़ती है। जल जनित बीमारियां जैसे हैजा है, पीलिया है, सामान्य कुछ समस्याएं हैं। दक्षिण एशिया के देश प्राय बाढ़ सूखे से ग्रस्त रहते हैं। सिंचाई सुविधाएं कम होने से कृषि कार्य भी क्या है, प्रभाव पड़ता है उसका। और आगे कहता है कि शौच घर एवं कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधाएं नगण्य है, जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहती है। मकान की रूपरेखा एवं उनके लिए प्रयुक्त होने वाले गृह निर्माण सामग्री हर पारिस्थितिकी देश में भिन्न होती है। जो मकान मिट्टी लकड़ी छप्पर के बनाए जाते हैं, इन्हें भारी वर्षा व बाढ़ के समय काफी नुकसान पहुंचता है। हर वर्ष इन हर वर्ष उनके उचित रख रखाव की आवश्यकता पड़ती है। अधिकतर मकानों की रूपरेखा भी इसी ऐसी होती है जिसमें क्या होगा, उपयुक्त जो समातन नहीं होता। एक ही मकान में मनुष्यों के साथ पशु भी रहते हैं। इसी मकान में पशु शेड और उसके चारा रखने की जगह भी होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जंगली जानवरों से पालतू पशुओं और उनके चारे की रक्षा उचित ढंग से हो सके। कच्ची सड़क कच्ची सड़क और आधुनिक संचार के साधनों की कमी भी यही यहाँ की जो प्रमुख समस्या है। वर्षा ऋतु में इन क्षेत्रों का संपर्क आसपास के क्षेत्र से कट जाता है, जिससे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में भी गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना भी कठिन हो जाता है। यह समस्याएं उस समय और विकट हो जाती हैं जब ग्रामीणीकरण उचित प्रकार से नहीं हुआ है, और जो विशाल क्षेत्र में मकान दूर दूर हैं और विकसित, मतलब ये कह रहे हैं कि ग्रामीण जो बस्तियां हैं उनकी समस्या ये है। जब गांव में हम देखते हैं कि एक तो क्या है, जैसे अलग अलग क्षेत्रीय अलग कंडीशन बता रखा है, जैसे मैं बता रखा है कि अगर शुष्क क्षेत्र है, कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र, उसमें क्या है, कोई यहाँ बसा हुआ है, कोई काफी दूर जाके बसा हुआ है कोई कंडीशन में। ठीक है, और कई बार जब आपातकालीन स्थिति आती है तो क्या आपस में संपर्क भी टूट जाते हैं, वहां तक सुविधा पहुंचाने में भी दिक्कत आती है। फिर क्या है, ऐसे जंगली जानवरों से उन पशु वगैरह को बचाने के लिए एक अलग से ऐसे छप्पर टाइप में वो बना देते हैं, उसके हिसाब से बताएं तो ये चीजें क्या है, सिर्फ एक बेसिक चीजें दे रखी हैं जाके, जबकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई फैक्ट है कोई चीजें हो। तो बस हम ये कह रहे हैं कि भाई ग्रामीण बस्तियों में क्या क्या समस्या आती हैं। ऐसे आगे कहता है नगरीय बस्तियां, क्योंकि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, मैंने भी बताया कि जो ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप वगैरह वो मॉडल वगैरह हमने देख लिए हैं पहले। ठीक है, उस तरीके से उससे पहले अलग अलग चीजें जैसे भूमि के बारे में, जल के बारे में आप सब चीज पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नगरीय बस्तियां। ये कहता है तीव्र नगरीकरण विकास एक नूतन परिघटना है। तो अगर तीव्र नगरीकरण हो रहा है, इसका विकास हो रहा है, तो एक नूतन घटना है, एक नवीनतम घटना है ये। कुछ समय पूर्व तक बहुत ही कम बस्तियां, हजार से कुछ अधिक निवासियां ही थी। कम बस्तियां थी मतलब ऐसी जो नगरीकरण थी। प्रथम नगरीकरण जो बस्ती थी वो लंदन नगर की जनसंख्या लगभग कितनी थी, 1810 ईस्वी में 10 लाख हो गई थी। प्रथम नगरी जो बस्ती है, लंदन नाम दिया गया है उसको, आप हाईलाइट कर सकते हैं। 1810 में इसकी कितनी जनसंख्या थी, 10 लाख। 1982 में विश्व में करीब 175 नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे। कब की बात कर रहा है, 1982 की। कितने, लगभग 175 नगर जो 10 लाख से अधिक थे। फिर कह रहा है कि 18 1800 में विश्व के लगभग 3% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती थी, जबकि वर्तमान में 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। कुछ हम इनका अंक तालिका के माध्यम से देख सकते हैं, नीचे दे रखा है कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती है। ठीक है, उस तरीके से 1800 में कितने प्रतिशत थी, 3%। फिर 1850 में दे रखा 6, फिर 1900 में 14, 1950 में 30, 1950 में 37, 2001 में 48, और 2017 में ये 54 दे रखी है। ठीक है,
उसके अलावा ये आंकड़ा दे रखा है, अगर कोई कंडीशन की वजह से कोई क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तो ये इस आंकड़े से आ सकता है नॉर्मली। इसमें देख रहा है कि लंदन दे रहा देश। अच्छा, ये जो आप जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये डायरेक्ट वैसे सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्टली है। जैसे हम जब नगरीय भूगोल पढ़ेंगे, उसमें कुछ चीजें इसमें आगे भी दे रखी होंगी। जैसे एक तो ये प्रतिरूप वगैरह, जैसे कोई अधिवास वगैरह किस तरीके से बसाते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। इसके अलावा जो मुख्य रूप से अगर कोई समाया, तो मेगा सिटी वगैरह है, सन्य नगर क्षेत्र है ना, वो वाले ज्यादातर हैं अपने चीजें। बाकी ये चीज में दे रखा है कि भाई बस्तियों संबंधित दे रखा है कि भाई किस टाइम कितनी जनसंख्या थी, क्योंकि अपनी जनसंख्या से उस तरीके से जुड़ सकता है कोई क्वेश्चन, क्योंकि ये एनसीईआरटी का, तो थोड़ा सा हम देख सकते हैं इस चीज को। आगे कहता है कि नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। नगरीय क्षेत्रों की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती है। वर्गीकरण के कुछ सामान्य और आधार है: जनसंख्या का आकार, मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय एवं प्रशासनिक ढांचा है। क्योंकि ये बात कर रहा है कि जनसंख्या का आकार और मनुष्य की जो सारी चीजें हैं, व्यवसाय और प्रशासनिक ढांचा, वे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें नगरीय में। फिर आगे कह रहा है कि जनसंख्या का आकार किस तरीके से है, और फिर हम इसके बाद में आगे इसकी अलग अलग संरचना, प्रशासन वगैरह देखेंगे। सबसे पहले हम आकार देखते हैं, जनसंख्या का आकार के हिसाब से किस तरीके से है। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को अपनाया है। नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया में 1,500, मतलब 1500। अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल में कितनी, 2000। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2,500। भारत में 5,000। जापान में 30,000 व्यक्ति हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली जो सीमा है उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से परिभाषित है, लेकिन लगभग इस तरीके से दे रखा है कि किस देश में किस तरीके से कितनी जनसंख्या हो तो उसको नगरीय मान लेते हैं। अब जहाँ पे हम नॉर्मल वैसे भी देखते हैं कि चीज़ों को, कि अलग अलग देश अपनी स्थिति, अपने जनसंख्या के आधार पे या कोई और भी कारक हो सकते हैं, उस आधार पे इस चीज को देखता है। भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व भी 400 प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। भारत में क्या है, 5,000 तो जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। और घनत्व कितना होना चाहिए नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, इस तरीके से। एवं साथ ही साथ गैर कृषि कार्यों में लगी जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। वैसे तो कहते हैं कि लगभग जो पुरुष वर्ग है वो लगभग 75% से अधिक, मतलब वो कृषि क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए, है ना, प्राथमिक कार्यों में। इस तरीके से ये इसमें नहीं दे रखी, जब आप नॉर्मल वे से पढ़ेंगे तो इसी तरह सामने आ जाएंगे, ठीक है। आगे कहता है कि भाई उनको ध्यान रखना जाना चाहिए कृषि कार्यों के लिए। विभिन्न देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक या कम होने की स्थिति में घनत्व का मापदंड उसी के अनुरूप बढ़ा और घटा दिया जाता है। भाई जिस हिसाब से किसी देश में जनसंख्या है, उसमें जो वहाँ का घनत्व है, उस हिसाब से वो क्या है, मापदंड अपने अपने हिसाब से कर देते हैं देश, अलग अलग देश। जैसे ये कहता है कि डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, इसमें क्या 250 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले सभी देश नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। अब ये देश आप देखो पहले तो कहाँ है, डेनमार्क कहाँ है, स्वीडन कहाँ है, फिनलैंड बिल्कुल हम ऊपर जाएंगे जब वो फिनलैंड और नॉर्वे स्वीडन ना, वहाँ तो उसी के नीचे थोड़ा डेनमार्क है, तो उन देशों की बात कर रहा तीन की। ये कहता है कि 250 व्यक्ति अगर वहाँ हैं, इसकी अपने यहाँ 400 व्यक्ति बता रहे थे घनत्व की, वहाँ 250 व्यक्ति जनसंख्या, ये जनसंख्या की कह रहा है। ये कह रहा है कि 250 व्यक्ति की जनसंख्या, हाँ उसी को जोड़ के कह रहा है, इसलिए सभी क्षेत्र नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। आइसलैंड में नगर होने के लिए न्यूनतम जो जनसंख्या है वो 300 मनुष्य होने चाहिए, जबकि कनाडा एवं वेनेजुएला में है क्या होनी चाहिए, 1,000 व्यक्ति, क्योंकि जनसंख्या कम है ना। तो उस हिसाब से अगर इतने आपके सामने जो दे रहा है, डेनमार्क, स्वीडन का, फिनलैंड का 250, उसके अलावा आइसलैंड है, उसका कितना दे रखा है, 300, और कनाडा और वेनेजुएला है, इसमें 1,000 दे रखा है, ठीक है। जनसंख्या का आकार का आधार पे हम नगरीकरण की जो बात करते हैं वो चीजें हैं। अब आगे आता है, क्योंकि आंकड़े हैं, आप नॉर्मल इनको देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, व्यवसायिक संरचना क्या है। जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ देशों में, जैसे भारत, प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्ती निर्दिष्ट करने के लिए मापदंड माना जाता है। इसी प्रकार इटली में भी इन बस्ती को नगरीकरण कहा जाता है, इस मतलब इसको, है ना, जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या 50% गैर कृषि कार्यों में संलग्न है। और भारत में ये मापदंड 75% रखा गया है, मतलब गैर कृषि कार्यों में क्या 75% से अधिक होने चाहिए वहां के लोग। वो क्या है कि नगरीय क्षेत्र के लिए, है ना, 5,000। अब भारत का आप मोटा मोटा आंकड़ा देते हैं, 5,000 तो क्या होनी चाहिए जनसंख्या,
400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या घनत्व होना चाहिए कम से कम। और 75% से अधिक लोग क्या है कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य में होना चाहिए, मतलब कृषि के अलावा गैर कृषि कार्य में होना चाहिए 75%, तो उसको नगरीय क्षेत्र हम कह लेंगे। इसलिए अपना अपना देश अपना अपनी स्थिति होती है किसी में। और जैसे इसमें बता रखा है कि व्यवसायिक को भी इम्पोर्टेंट मानता है कोई कोई देश, जैसे ना भारत, और हम इटली की बात की भी हमने इस तरीके से। और सबके अलग अलग मापदंड है। फिर प्रशासन की कह रहा है कुछ देश में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को जो है मापदंड माना गया है। अब देखो कहीं कहीं पर व्यवसायिक को अच्छा माना गया है, कहीं प्रशासन को। जनसंख्या और वो चीज तो है ही, नॉर्मल घनत्व तो है ना। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत में किसी भी आकार की बस्तियों को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहां नगर पालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमित है। इसी प्रकार लैटिन अमेरिका के देश ब्राजील और बोलिविया में जनसंख्या आकार का ध्यान नहीं रखते हुए भी प्रशासनिक केंद्र को नगरीय केंद्र माना गया है। अब प्रशासनिक आधार पर बता रहा है कि लैटिन अमेरिका का कौन सा, ब्राजील और बोलिविया देश, इनमें जनसंख्या को ध्यान में नहीं दिया गया, इसमें प्रशासन के आधार पर नगरीय क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है। स्थिति के आधार पर क्या बताता है, नगरीय क्षेत्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है जो वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर किसी अवकाश शेरगाह की स्थिति के लिए जो आवश्यक बातें होनी चाहिए वो औद्योगिक नगर, सेना नगर, एक समुद्री पत्तन नगर के लिए आवश्यक स्थिति से भिन्न होती है। सामरिक नगरों की स्थिति ऐसी जगह हो जहां उसे प्राकृतिक सुरक्षा मिल सके, क्योंकि कोई भी अपन नगर वगैरह देखते हैं पर तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी उस चीजों को देख रहे हैं। ये कह रहे हैं खनिज नगरों के लिए ये क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है। खनिज नगर भी जरूरी है, उस तरीके से बता रहे हैं खनिजों का पाया जाना आवश्यक है। औद्योगिक नगरों के लिए स्थानिक शक्ति के साधन और कच्चा माल, पर्यटन केंद्र के लिए आकर्षक दृश्य और सामुद्रिक तट, औषधीय जल वाला झरना या कोई ऐतिहासिक अवशेष पत्तन के लिए पोताश्रय का होना। मतलब स्थिति बता रहा है कि भाई ये चीजें भी होनी चाहिए स्थिति के, है ना, अनुसार। खनिज भी होने चाहिए, मान अगर तट पे है तो वो चीजें वहाँ पत्तन भी होने चाहिए न, कुछ पर्यटन केंद्र भी हैं उस तरीके से। आगे कहता है कि प्राचीन नगरीय बस्तियों की स्थिति जल गृह निर्माण सामग्री और उपजाऊ भूमि उपलब्धता पर निर्भर करती है। अगर प्राचीन नगरीय बस्तियों की बात करें तो पहले उस टाइम कहाँ ज्यादातर बस्तियां कहाँ होती थी, जहाँ उपजाऊ मतलब भूमि है, जल है ना, और वो गृह निर्माण की वो सामग्री मिल जाती है वहां पे इस तरीके से। यद्यपि वर्तमान में भी उपरोक्त कारकों का महत्व कम नहीं हुआ है, फिर भी आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण ऐसे क्षेत्रों में भी नगरीय बस्तियां विकसित हो रही हैं जहाँ उपरोक्त सुविधा न हो। पाइपलाइन के द्वारा जल दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। यातायात के साधनों के माध्यम से गृह निर्माण सामग्री भी दूरस्थ क्षेत्रों तक प्राप्त हो सकती है। और नगरों के विस्तार के स्थान पर अलावा उनकी स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के निकट स्थित और उनका क्षेत्र है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे मान लें भाई नॉर्मल चीज हम क्या देखते हैं, भाई उपजाऊ भूमि हो, ठीक है, पानी की सुविधा हो, और भी बहुत सारी सुविधा देख सकते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि कई बार क्या होता है कि विपरीत स्थिति, ये सारी चीजें विपरीत स्थिति होने के बावजूद भी लेकिन कुछ फैक्टर काम करते हैं। जैसे हम कोई धंधों की बात करते हैं या कोई व्यवसाय की, कोई खान खदान की बात करते हैं, जैसे हम पढ़ रहे थे पहली पढ़ाव में, तो उस टाइम क्या वो चीजें काम नहीं करती, है ना। उस हिसाब से बता रहे हैं कि कुछ चीजें कुछ अलग कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, आगे कहता है कि नगरीय क्षेत्रों के कार्य, नगरीय क्षेत्रों के कार्यों की बात करते हैं कि प्राचीन नगर प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा, धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे। प्राचीन जो नगरों की बात कर रहे हैं उनमें ऐसी ऐसी कंडीशन थी। वर्तमान समय में सुरक्षा तथा धर्म का कार्यात्मक विभेदीकरण के रूप में महत्व घटा है, परंतु कई अन्य कार्य इस सूची में जुड़ गए हैं। आजकल कई नए कार्य जो जैसे मनोरंजन, यातायात, खनन, निर्माण, आवासीय तथा सबसे नवीन सूचना जो प्रौद्योगिकी है आदि कुछ विशिष्ट नगरों में संपन्न होते हैं। इसमें से कुछ कार्यों के लिए नगरीय केंद्रों को समीप के ग्रामीण जो है क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की आधारभूत संबंधों की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये कह रहे हैं कि आजकल जैसे कुछ नगर ऐसे भी हैं कि सारी चीजें उसी में उपलब्ध हो जाती हैं नगरों में। ग्रामीण क्षेत्रों की भी इतनी जो मूलभूत कुछ आवश्यकता उनकी भी जरूरत नहीं होती, कई बार ऐसा होता है। नगरीय केंद्रों के समीप जो चीजें वो मिल जाती हैं। और फिर आगे बता रहे हैं कि भाई आजकल कल जैसे पहले क्या बताया इन्होंने कि फिर उद्योग धंधे वगैरह ये चीजें थी। आजकल फिर जैसे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ गई, कुछ मनोरंजन के साधन जैसे वगैरह। कई बार जी सर। पूछा जाता है कि जैसे एथेंस नगर है, एथेंस नगर कौन सा है?
अब प्राचीन नगर है, प्रशासन नगर है, व्यापार नगर है, उद्योग केंद्र है। तो एथेंस प्राचीन नगर है, एथेंस स्पार्टा जो थे ना हम्म, रोम के। परंतु जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा का नाम दे दे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो वो प्राचीन नगरों में हम्म, आएंगे। प्रशासनिक में से जैसे ब्रिटेन है, हम्म, ब्रिटेन की राजधानी है, इसके अलावा अमेरिका की हम्म, राजधानी है, भारत की राजधानी है। प्रशासनिक है। व्यापार में जैसे व्यापार में दिल्ली उतना अग्रणी नहीं है जितना कोलकाता ज्यादा अग्रणी है, क्योंकि सभी व्यापारिक जो जो व्यापार गतिविधि। प्रारंभ हुआ था, हाँ गतिविधियां हुई थी ना, वो यहाँ से है। इसके अलावा मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया। उद्योगों को हो गया तो हाँ, उद्योगों की बस्तियां। और सुरक्षा की दृष्टि से भारत में कुछ एक स्थान है जहाँ सुरक्षा से संबंधित है, नौसेना या फिर जो रहती है हार्बर जितने भी है। धार्मिक नगर है, जैसे मथुरा है, काशी है, वाराणसी है। तो इस प्रकार के धार्मिक नगर हो गए। उसके बाद में क्या कर रहा है कि ये वर्तमान के हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले कैसे हुआ करता था? पहले हुआ करता था धर्म के संबंधित कार्य का विभेदीकरण। जैसे वर्तमान समय में सुरक्षा तथा धर्म का कार्यात्मक विभेदीकरण के रूप में महत्व घटा है इसका। ठीक है, ये आएंगे सारे के सारे नगर अपने वाले सिलेबस में है, ये सारा टॉपिक। आगे वाला तो सारा ही महत्वपूर्ण है इनमें से। इस साल वाला। आगे कहता है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मतलब आईसीटी, ये एक कार्य के रूप में वर्तमान में नवीन बस्तियों के विकास पर क्या प्रभाव होगा इसका। आईसीटी वगैरह का हम देखते हैं आज तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है, उस तरीके से उन शहरों की सूची बनाइए जिनमें नए कार्यों वे पुराने कार्यों का जो है स्थान ले लिया है। आगे कहता है यद्यपि नगर बहुत से कार्य करते हैं, पर हम केवल उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का ही उल्लेख करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम शेफील्ड को औद्योगिक नगर, शेफील्ड कहाँ है, ये अपने ब्रिटेन में है, और लंकाशायर का कटले क्षेत्र वहाँ। हाँ, जो कटलरी उद्योग के हाँ, लिए क्या? हाँ मतलब जो चम्मच है, चाकू है, छुरी, उन चीजों के लिए सही कह रहे हो आप, हम्म। केटल बोलते हैं उसको। ठीक है, लंदन को पत्तन नगर, क्योंकि वहाँ बिल्कुल लंदन आप देखोगे तो जो स्थिति थी वो पास में ही है, तट के पास में, तो इस तरीके से नगर। ये कह रहा है चंडीगढ़ को प्रशासकीय नगर सोचते हैं। बड़े नगरों में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, इसके अतिरिक्त समय के अनुसार नए नए कार्य विकसित होते रहते हैं। इंग्लैंड के 19वीं शताब्दी के मछली पकड़ने वाले पत्तनों ने अब पर्यटन को विकसित कर दिया है, क्योंकि अब मछली पकड़ने का जो पत्तन है वो भी क्या है, पर्यटनों के लिए क्या विकसित हो गए। कई प्राचीन बाजार नगर अब विनिर्माण कार्यों के लिए जाने जाते हैं। नगरों एवं शहरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। इसमें मोटा मोटा दे रखा है कि भाई कुछ क्षेत्र किस लिए फेमस हो जाते हैं, कोई चीज, कोई उद्योग के लिए हो गया है, कोई प्रशासन के लिए हो गया है, कोई पत्तन के लिए हो गया है, कोई चीज फेमस है ना, उस तरीके से। आगे कहता है कि प्रशासनिक नगर कैसे है। राष्ट्र की राजधानी जहां पर केंद्रित सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे अपने नई दिल्ली है, और कैनबरा किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की। बीजिंग चीन की हो गई। ऐसे ही अदीश अबामा वाशिंगटन डीसी एवं लंदन इत्यादि प्रशासनिक नगर हैं। राज्यों में भी ऐसे नगर हो सकते हैं जिनका कार्य प्रशासनिक हो। उदाहरण के लिए विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया, ये अल्बेनी न्यूयॉर्क, चेन्नई तमिलनाडु इत्यादि। मतलब प्रशासनिक नगर का मतलब ये है कि जो सरकार है वहाँ की, जो केंद्रीय सरकार है, वो क्या है, वो प्रशासनिक जो कार्य वहाँ पर जो कार्यालय है उनके, जैसे अपने यहाँ नई दिल्ली में देखते हैं संसद वगैरह सारी चीजें हैं, उस तरीके से। आगे हम देखते हैं इसमें व्यापारिक एवं व्यवसायिक नगर, कृषि बाजार कस्बे जैसे विनिपेग है, विनिपेग एवं कनसास। और उसके अलावा कंसास नगर हो गया बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य करने वाले नगर, जैसे फ्रैंकफर्ट एवं एम्स्टर्डम। विशाल अंतर्देशीय केंद्र जैसे मैनचेस्टर एवं सेंट लुइस, एवं परिवहन के केंद्र जैसे लाहौर, बगदाद, आगरा प्रमुख जो है व्यापारिक केंद्र है। कुछ ऐसे केंद्र दे रखे हैं जो व्यापारिक और व्यवसायिक केंद्र हैं, तो आपके सामने मोटे मोटे उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि सांस्कृतिक नगर, तीर्थ स्थान जैसे जेरूसलम, मक्का, है ना, जगन्नाथपुरी, बनारस आदि सांस्कृतिक नगर हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से इनका बहुत महत्व है। इनके अतिरिक्त जो कार्य नगर करते हैं उनमें स्वास्थ्य एवं मनोरंजन, जिसको मनोरंजन में मियाजी मियामी
और पणजी। और आगे कह रहा है कि औद्योगिक जैसे पिट्सबर्ग और जमशेदपुर, खनन के लिए ब्रोकन हिल एवं धनबाद, एवं परिवहन के लिए सिंगापुर और मुगल सराय आदि इत्यादि जो है सम्मिलित किए जाते हैं इसमें। क्या आप जानते हैं कि नगरीकरण से तात्पर्य एक देश के नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का आनुपातिक वृद्धि से है। मतलब नगरीकरण का मतलब हो रहा है उसमें जो जनसंख्या में परिवर्तन, आनुपातिक वृद्धि हो रही जो है ना नगरीय क्षेत्र में, वो किस तरीके से हो सकती है? कई तरीके हैं जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, या तो प्रवास माध्यम से हो सकता है या फिर जन्म के आधार पर। नगरीकरण का प्रमुख कारण ग्रामों से नगरों की ओर स्थानांतरित 1990 के दशक के अंत में 2 से 3 करोड़ मनुष्य प्रति वर्ष गांव छोड़कर शहरों की ओर चले गए थे। 1990 के दशक तक की अंत की बात कर रहा है कि 2 से 3 करोड़ लोग क्या कर जाते हैं, गांव को छोड़ कहाँ चले जाते, नगरों में चले जाते हैं 1990 में। आगे कहता है 19वीं शताब्दी में विकसित देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी का मतलब 19 ईस्वी से पहले पहले का, यानी कि 18 से 19 के बीच का। ये कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है विकासशील देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ है। जैसे हम बात करते हैं भाई, अ, अपने कहीं भी देख लो, चाहे अब तो ज्यादातर नगरीकरण बहुत विकसित हो रहे हैं, तो ये 20वीं शताब्दी का अंत की बात कर रहा है उस हिसाब से। प्राकृतिक आधार पर नगरों का वर्गीकरण, एक नगरीय बस्ती रेखीय वर्गाकार, तारा के आकार, अर्धचंद्राकार यानी चापाकार हो सकती है। वास्तव में किसी भी नगर की आकृति, वास्तुकला एवं भवनों की शैली वहां के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं की देन होती है। विकसित एवं विकासशील देशों के कस्बे एवं नगर उनके विकास एवं नियोजन में कई तरह की जो है विभिन्नता रखते हैं। विकसित देशों में अधिकतर नए योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हैं। आज हम देखते हैं विकसित देशों में जो नए नए अधिकतर जो नगर हैं वो योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हैं, जबकि विकासशील देशों में क्या होता है, अधिकतर नगरों की जो उत्पत्ति है वो ऐतिहासिक है तथा इनकी आकृति अनियमित है। इसके उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं चंडीगढ़ एवं कैनबरा नियोजित नगर हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भारत चंडीगढ़ छोटे, को बसाया किसने था सर? दिल्ली का तो एडविन कार्बोलिजियस लुटियांस था। कार्बोजियस हाँ, कार्बोजियस कार्बोजियस ली ली कार्बूजियर। हम्म। तो और ठीक है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का अपना। और जबकि भारत में छोटे कस्बे ऐतिहासिक रूप से परकोटे से बाहर की ओर बड़े नगरीय फैलाव में गैर योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुए हैं। अब देखो हम कुछ छोटे कस्बों की बात करते हैं तो कुछ ऐसे परकोटे से मतलब बाहर है, उनको क्या है नियोजित तरीके से नहीं बसाया गया। लेकिन अब जो चंडीगढ़ देखोगे आप, दिल्ली देखोगे आप, है ना, और भी पेरिस, फ्रांस वगैरह, पेरिस देखोगे आप, इस तरीके से। और बहुत सारे वो हैं जो आप, लंदन है, ठीक है, उसका मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं, वाशिंगटन है, आप उनको देखोगे ना वो तरीके से बसाए हुए हैं। उनकी एक योजना, एक प्लान होता है। हम जो अधिवास भूगोल में ही तो पढ़ते हैं किस तरीके से ठीक रहता हम्म। है, किस तरीके से नहीं। तो ये अगर कोई, जैसे आप एक नॉर्मल देखा, हम एक घर बनाते हैं तो घर के लिए पहले हम नक्शा बनवाते हैं, वो बात अलग है कि गाँव में कम बनवाते हैं हम, जैसे शहरों में ज्यादातर देखते हैं चीजों को कि भाई देखते कहाँ हैं पे क्या सर, होना चाहिए। सीवरेज जी सर। कहाँ पर होगी, लाइट का व्यवस्था कहाँ होगी, पार्क हाँ कहाँ जी सर। होगा, मंदिर कहाँ पे कई बार होगा। बिना नक्शे के सर मनोरंजन कई बार का फिर बाद साधन पता कहाँ चलता है। है यहाँ पे, यहाँ ये चीज होनी चाहिए थी, ये तो है ही हम्म। नहीं। ऐसा हो जाता है, तो हम्म। इसलिए कोई भी। और अब ये पूरा नगर बसा रहे हैं हम, या फिर पूरा हम वो कहते हैं ना कि ऐसा मतलब पूरे शहर बस गया, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो उनका भी एक प्लान होता है पहले से, कहाँ पर क्या होगा, औद्योगिकरण कहाँ पर होगा, है ना, जो मनोरंजन के साधन कहाँ पर होंगे, आवास कहाँ पर होगा, स्कूल कहाँ पर होंगे, अस्पताल कहाँ पर होंगी, तरीके से। अब अस्पताल मान ले ऐसी जगह है जहाँ पर भीड़ भाड़ में, अब वहाँ साधन कहाँ खड़े होंगे, किस तरीके से, एम्बुलेंस फंस जाएगी हमारी, फिर दिक्कत आएगी, इसलिए हम्म। कई चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है सर, मेरे थोड़े क्या गले में प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई थोड़ा सा रीडिंग कर ही लो आप, थोड़ा सा कोई भी। थोड़ा सा ना, एक है ना अबिस बाबा वाला ना, पहला पैराग्राफ पढ़ दो आप थोड़ा सा, कि क्योंकि मेरे ठीक है पास ठीक ये है मिस ठीक प्रिंट हुआ है। है, ओके कोई बात नहीं। अभी हम कहाँ पे थे? हम थे आकृति वाले, है ना, आकृति हमने पढ़ लिया है। हम्म। हाँ, ये कह रहा है अदीश अबाबा नवीन पुष्प है ये, इसका जो ये कह रहा है इथोपिया का राजधानी नगर। अब आपको पता रहना चाहिए इथोपिया कहाँ है। इथोपिया आप देखोगे तो अफ्रीका का देश है ना। और इथोपिया जो देश है वो कहाँ पे, ये आपको देखो ना, जब सूडान, दक्षिण सूडान के जस्ट पूर्व की तरफ, सोमालिया के पास, वहां पे हम्म। आप देखोगे ना। ठीक है, क्योंकि जब आप नील नदी पढ़ोगे ना, उसमें से जो ताना झील है वो यहीं पे ही है, जहां से वो निकलती है झील, वो नील नदी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कि यहाँ की ये राजधानी नगर अदीस अबामा, जैसा कि
इसके नाम से ही विदित होता है कि अदिश नया और अबाबा पुष्प। अदिश का मतलब नया और अबाबा का मतलब होता है पुष्प, मतलब एक नया नगर है जिसकी स्थापना कब हुई, 1878 ईस्वी में हुई है। किसकी बात कर रहे हैं? से जो अदीस अबाबा की। ये कह रहे हैं संपूर्ण नगर पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है। जो संपूर्ण नगर है पर्वत पर घाटी पर स्थित है। सड़कों का प्रारूप स्थानीय धरातल से प्रभावित है। राज्य के मुख्यालय ये प्याजा, अरात, आमिस्ट, किलो में चारों ओर सड़कें जाती हैं। जो ये मर्काटो में एक बहुत विकसित बाजार है, जिसके विषय में मान्यता है कि उत्तर में काहिरा एवं दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच जोहान्सबर्ग। ये सबसे बड़ा बाजार है। जब हम वो रेल वगैरह पढ़ रहे थे काहिरा से काहिरा वाला, उस तरीके से बता रहे हैं कि हम्म। उसके बीच में अगर सबसे बड़ा एक ये जो है जोहान्सबर्ग के बीच में सबसे बड़ा बाजार है। अदीश अबामा, जहाँ ये है, जहाँ एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय एवं कई अच्छे स्कूल होने के वजह से शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। जिबूती, अब जिबूती वहीं पे देश है, आप देखोगे ना उसके जस्ट हम्म। जब लाल सागर की तरफ चलेंगे हल्का सा वहीं पे ही, तो वो जिबूती देश आपको दिख जाएगा अगर आप देखोगे तो, कोई कैप दिक्कत। ऑफ कैप ऑफ हॉर्न है ना। हॉर्न, हाँ हाँ। हॉर्न हॉर्न द्वीप है, हाँ हॉर्न वाले वो वहां हाँ पे है शायद ये हाँ, जिबूती जहाँ देश। सोमालिया और इथोपिया के जस्ट मतलब वो अदन की खाड़ी है ना जहाँ पे, वो बिल्कुल वहीं पे ही हो हम्म। छोटा सा। जी सब। जिबूती अदीश अबामा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है। जो जिबूती अदीस अबामा का क्या है, ये अंतिम स्टेशन है। ये कह रहे हैं बोले हवाई अड्डा सापेक्ष एक नया हवाई अड्डा है। इस तरह का तेजी से विकास हुआ है क्योंकि ये इथोपिया के मध्य में स्थित है। कई प्रकार के कार्य यहाँ संपन्न किए जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम कैनबरा। हाँ मैं कैनबरा। पढ़ लेता हूँ सर। जी सर। अभी हमने अदीस अबाबा का नाम पढ़ा है। अदीस अबाबा में कुछ एक नाम आए हैं, जैसे राजकीय मुख्यालय जैसे प्याजा, अरात, आमिस्ट किलो के चारों ओर सड़कें पाई जाती है। तो सीधा पूछ सकते हैं कि प्याजा, अरात व अमिस्ट किलो ये किस के क्षेत्र हैं, क्योंकि नगरीय भूगोल अपने सिलेबस में भी है और बुक में भी लिखा हुआ है। तो ये सीधा नाम हमें पता होना चाहिए कि अदीस अबाबा है। ठीक है, अदीस अबाबा सीधा का सीधा क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है कि किस महाद्वीप का है अदीस अबाबा। वैसे तो हम स्पष्ट रूप से इसका नाम नहीं पढ़ते, पर तो हमें पता होना चाहिए कि ये अफ्रीका के लगभग जो देश है ना उसका एक देश है। बाकी यहाँ पर एक मर्काटो का एक बहुत विकसित बाजार है। मर्काटो एक बाजार के रूप में विकसित हुआ है। तो 4 लाइनें इसके बारे में और भी क्वेश्चन बन सकता है कि 3 लाइनें दी हुई हो, निम्न में से कौन सी सत्य है, कौन सी यह सत्य है। इसके अलावा एक मुख्य लाइन है कि जिबूती है ना, जो जिबूती अदीस अबाबा रेलवे मार्ग का अंतिम रेलवे स्टेशन है। ये भी अच्छी लाइन है। उसके बाद में है कैनबरा। अमेरिकन वास्तुशास्त्र वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने, अमेरिका का था वास्तुकार, वास्तुविद था ये वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी थोनी राजधानी के रूप में इस नगर की योजना बनाई। तो कौन सा देश है, देश का है, किस महाद्वीप का है कैनबरा? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। 1912 में इसको नियोजित किया गया था और इसका वास्तुकार था वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। भूदृश्य की प्राकृतिक आकृतियों को ध्यान में रखते हुए लगभग है 25,000 निवासियों के रहने के लिए इस उद्यान नगर गार्डन सिटी, यही है ना, उद्यान नगर की परिकल्पना की गई, जिसमें मुख्यतः 5 केंद्र हैं। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, इसके 5 केंद्र हैं, प्रत्येक के अलग अलग कार्य हैं। इसी में कैनबरा में 5 नगरों में बांटा गया है। 25,000 के निवासियों के रहने के लिए उद्यान या गार्डन सिटी की कल्पना की गई है। इसमें गार्डन नगर जो चारों तरफ से है हरियाली से परिपूर्ण हो, और 5 नगरों के अलग अलग कार्य हैं। पिछले कुछ दशकों में कई उपनगर, उपनगर वो पहले भी बताए थे कि मुख्य नगर से भी अलग एक ऐसा आवासीय क्षेत्र जहां पर लोग निवास करते हैं और अच्छे जीवन शैली की संभावना होती है वहां पर, उसके समीप बनाए गए हैं, जिसके अपने केंद्र हैं, यानी कि जिसके अपने अपने अलग अलग केंद्र हैं। नगर नगर किसके 5 वाले जो 5 प्रमुख केंद्र है ना, उसके उनके अलग ही तो उपकेंद्र है और उनके अलग ही केंद्र है। नगर में बहुत से खुले क्षेत्र भी हैं जहाँ कई उद्यान एवं पार्क भी स्थित है। अब उसके बाद में नगरीय बस्तियों के प्रकार। जो नगर की बस्तियां होती है ना, जो बड़े नगरों की जो बस्तियां होती हैं, उन बस्तियों के कितने प्रकार है। तो नगरीय बस्ती अपने आकार,
नगरीय बस्ती है अपने आकार, उपलब्ध सुविधाओं एवं उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर कई नामों से पुकारी जाती है। जैसे कि कौन कौन से हैं, जैसे कि एक नंबर है नगर, दूसरा उसको कह सकते हैं शहर, उसके बाद में मिलियन सिटी है, उसके बाद में सन नगर है, उसके बाद में विश्व नगरी है। ये लगभग 5 नाम है, नगरीय बस्तियों के प्रकार के रूप में नाम लिया जाता है। पहले बात करते हैं नगर। नगर किसको कहते हैं? नगर तो हम सभी पढ़ते ही आ रहे हैं आज से। नगर क्या होता है? तो नगर की संकल्पना को ग्राम के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। किसकी संकल्पना के आधार पर? गांव के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। केवल जनसंख्या का आकार ही मापदंड नहीं होता है यहाँ पे। नगरों के एवं गांवों में कार्यों की जो विषमता है ना, जहाँ कार्य करने वाले वो कितने प्राथमिक में, कितने द्वितीयक में, तृतीयक में, तो वो भी मायने रखता है कि नगरों एवं गांवों में कार्यों की विषमता सदैव स्पष्ट नहीं होती है, परंतु कुछ विशेष कार्य जैसे कि निर्माण है, खुदरा मूल्य एवं थोक मूल्य का व्यापार है, व्यापारिक सेवाएं हैं, सेवाएं नगरों में ही विद्यमान रहती है। ये नगरों का है। आमतौर पर हम ज्यादातर नगरों के ज्यादा संपर्क में रहते हैं। उसके बाद में एक है शहर, सिटी। यह अग्रणी नगर होता है। यह अग्रणी नगर होता है जो अपने स्थानीय व क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाओं को पीछे छोड़ देता है। स्थानीय व क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी होती है ना, उनको पीछे छोड़ देता है। लेविस ममफोर्ड के शब्दों में, अंडरलाइन करना है इसको, ममफोर्ड का कई बार इसी नगरीय भूगोल में नाम आता है इसका, ममफोर्ड का। लेविस ममफोर्ड के शब्दों में वास्तव में, कोटेशन पूछी जा सकती है, वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। वास्तव में शहर है वह उच्च अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक स्वरूप है। शहर नगरों से बड़े होते हैं। अंडरलाइन करना इस लाइन को, शहर क्या होते हैं? नगरों से बड़े होते हैं एवं उनके आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। आर्थिक जो गतिविधियां होती है वो भी ज्यादा होती है। यहाँ पर प्रमुख जो होते हैं ना, वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासनिक कार्यालय एवं यातायात के केंद्र होते हैं मुख्य रूप से। इनकी जनसंख्या है ना वो 10 लाख से अधिक हो सकती है। यानी कि एक सिटी की, शहर की जो जनसंख्या है ना वो 10 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। इन्हें मिलियन सिटी भी कहा जा सकता है। मिलियन के साथ में शब्द लगा है सिटी, सिटी को कहते हैं शहर, तो मिलियन सिटी या मिलियन सिटी भी कहा जा सकता है इसको। 10 लाख ही, मिलियन को वैसे कहने तो 10 लाख बोलते हैं, 10 लाख। इसका या तो उसको 10 लाख से अधिक हो, दूसरा इसको मिलियन सिटी भी कह सकते हैं, तीसरा इसका नाम है 10 लाख ही शहर। तो एक ही बात है, ये शहर के बारे में बात हो रही है, न कि नगर के बारे में। अब उसके बाद में है सन्नगर। सन्नगर क्या होते हैं? एक नगर के पास में बसा हुआ दूसरा नगर। इस शब्दावली का प्रयोग, अंडरलाइन करना, शब्दावली का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। यह विशाल विकसित, यह एक तो विशाल और विकसित और नगरीय क्षेत्र होते हैं। विशाल भी है, विकसित भी है और नगरीय क्षेत्र होते हैं, जो कि मूलतः अलग अलग नगरों और शहरों के आपस में मिलने के कारण एक विशाल नगरीय विकास के क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्रेटर, अंडरलाइन करना है इसको, ये आपको उदाहरण फिर वो दोबारा नहीं मिलेंगे अलग बुक में। ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, मानचेस्टर, शिकागो एवं टोक्यो इसके उदाहरण है। क्या आप भारत में ऐसा उदाहरण दे सकते हैं क्या? पता है क्या आपको कौन सा है? नोएडा और ग्रेटर नोएडा इसके एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है इसमें, सन नगर के रूप में। सन नगर वो होते हैं जैसे एक बड़ा शहर हो गया, बड़े शहर के साथ में एक नगर है वो भी विकसित हो गया। जैसे मान लो कि पहले जयपुर शहर था, जयपुर शहर के पास में एक दूदू शहर भी था। दूदू शहर को पहले कोई नहीं जानता था, परंतु जैसे जैसे जयपुर शहर का विकास हुआ ना, तो उसने दूदू की तरफ थोड़े 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 बस्तियां प्रारंभ की। फिर छोटे दूदू की तरफ है ना उद्योग भी स्थापित हो गए। अब दूदू और जयपुर के बीच में कोई अंतर नहीं बता सकता, मैप पर देखे तो भी वो उसी में दूदू भी उसमें मिला ही हुआ हुआ है। ठीक है ना, तो ज्यादा दूरियों का पता नहीं चलता शहरों का, तो दोनों शहर आपस में जुड़ गए, तो जुड़ने को ही सन्नग रखा गया, इस जुड़ने की प्रक्रिया को ही। उसके बाद में एक है सर मिलियन सिटी। हाँ हैदराबाद जी, और सिकंदराबाद को इस पर हाँ उदाहरण हाँ, देते हैं इसमें। वो जुड़वा शहर, हाँ सही है, हैदराबाद और हम्म। सिकंदराबाद। विश्व में मिलियन सिटी की संख्या वाले शहरों की अपेक्षा निरंतर जो है ना संख्या वो बढ़ रही है।
1800 में लंदन, सन 1800 में लंदन इस श्रेणी में आया था। ये क्वेश्चन शायद पूछा हुआ नहीं है क्या, कि विश्व का सबसे पहला जो मिलियन सिटी कौन सा था, तो विश्व का सबसे पहला था लंदन। 1850 में पेरिस, फ्रांस की राजधानी, 1850 में पेरिस, 1860 में न्यूयॉर्क, अमेरिका का, तथा 1950 में विश्व के, 1950 तक आते आते विश्व के 80 शहर थे ना, वो मिलियन शहर में कन्वर्ट हो गए। मिलियन सिटी की वृद्धि प्रत्येक तीसरे दशक में 3 गुना बढ़ी, अंडरलाइन करना इसको। मिलियन सिटी की जो वृद्धि है ना, प्रत्येक तीसरे दशक में, यानी कि 3 दशकों के अंतर्गत 3 गुना हो गई है। 1975 में इनकी संख्या 160 थी, 1950 में 80 थी, तो लगभग 25 साल में कितनी हो गई, 160 हो गई। 8 दूनी 16, यानी कि 80 और बढ़ गए 25 साल में, जो बढ़कर 2005 में 438 हो गई है। 70 के दशक में, 70 का दशक है, 61, 62, 63, 64, 65 इस प्रकार 70 के दशक में 162 मिलियन सिटी थी, और 2005 में इनकी संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है, संख्या 438 तक पहुंच गई है। 2016 में दुनिया भर में लगभग, अंडरलाइन करना इस लाइन को, थोड़ा सा निकटतम आंकड़ा है अपने वर्षों से संबंधित, 2016 में दुनिया भर में 512 शहरों में कम से कम, 512 शहरों में कम से कम 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख निवासी थे। 2030 तक अनुमानित है, अनुमानित भी है 2030 तक 662 से कम 1 मिलियन निवासी होंगे। विश्व नगरी, बड़े नगर हैं ये, यह यूनानी शब्द है। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है, यूनानी शब्द है। विश्व नगरी को हिंदी में तो विश्व नगरी कहते हैं, परंतु यूनानी शब्द में इसको क्या बोलते हैं, मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस से बनाया है, जिसका अर्थ होता है कि विशाल नगर। कितना विशाल नगर, इसका प्रयोग है 1957 में जीन गोटमैन ने किया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस मेगालोपोलिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो जीन गोटमैन था 1957 में। यह बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन्नगरों का समूह होता है, अंडरलाइन करना है इसमें। ये बड़ा प्रदेश होता है, इसमें जो समूह होता है ना, वो सन्नगरों का होता है, यानी कि पूर्व की तरफ बढ़ा तो भी एक नगर को जोड़ लिया, पश्चिम में बढ़ा तो भी उसने एक नगर को जोड़ लिया, उत्तर और दक्षिण में बढ़ते बढ़ते जो पास के शहर थे ना, उनको भी कैचमेंट एरिया में ले लिया। तो इस कारण चारों तरफ बढ़ गया, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और उसी को क्या बोलते हैं, मेगालोपोलिस बोलते हैं। ये यूनानी शब्द है, जर्मन शब्द से थोड़ा सा मैच मत करना इसको, यूनानी शब्द है। फ्रांस के नीचे है यूनान, तो वहां का है यूनानी शब्द। विश्व नगरी का सबसे अच्छा उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लैंड करना है इसको, यूएसए में, जहां उत्तर में बोस्टन, दक्षिण में वाशिंगटन, देखो बताया था ना, उत्तर में बोस्टन है, दक्षिण में वाशिंगटन है, नगरीय भूदृश्य के रूप में दिखाई देते हैं। अब है मेगा सिटी का वितरण। एक मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए, नगर शब्द को ध्यान रखना, उन नगरों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनकी जनसंख्या है मुख्यतः नगर व उपनगरों से मिलकर एक, यानी कि एक तो नगर होगा, नगरों को, नगरों में जो काम करते हैं तो वो क्या करेंगे, बसावट के लिए एक अलग से उपनगर स्थापित करेंगे जहां उच्च उच्च आवासीय व्यवस्था होगी। यानी नगर और उपनगर दोनों को मिला लिया है इसने, मेगा सिटी ने। क्या कह रहे हैं, जनसंख्या मुख्य नगर व उपनगर को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो, दोनों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो। सबसे पहले 1950 में न्यूयॉर्क ने यह श्रेय प्राप्त किया, न्यूयॉर्क ने यह सबसे पहले प्राप्त किया, जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख हो गई थी। 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाला एक हो गई, 1 करोड़ 25 लाख हो गई। वर्तमान में 25 मेगा सिटी है। पिछले 50 वर्षों में विकसित देशों में अपेक्षा पिछले 50 वर्षों में विकसित देश, जो भी विकसित हुए हैं देश की अपेक्षा, जो विकासशील देश है ना, जो विकास के लिए अग्रणी है, विकासशील देशों में इनकी संख्या है ना वो बड़ी है। जैसे विकसित देश कौन है से, यूरोप के बहुत सारे विकसित देश हैं। तो विकसित देश है, वहां की जो देशों की जो जनसंख्या है ना टोटल, वो हमारे राजस्थान और भारत के बहुत सारे शहर है ना, उन शहरों की जनसंख्या और उन देशों की जनसंख्या दोनों बराबर है। तो भारत तो अभी तक पूरा पूर्णतः विकसित तो है ही नहीं, विकासशील देश है, उत्तर अवस्था में है। तो इस कारण से
तो ये तो जो कह रहा है ना, ये कह रहा है कि 25 मेगा सिटी है वर्तमान में, परंतु वर्तमान में क्या है, 50 वर्षों से ना वो थोड़ी सी बड़ी है। विश्व के मेगा सिटी हैं 2012 के अनुसार है। तो इसमें तो 31 नाम दे रखा है। भारत के देख लो एक कौन कौन से हैं। भारत का एक तो है 4 नंबर पे, अंडरलाइन और इसको कर दो, भारत का मुंबई। इसके अलावा है कोलकाता है, और बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली का नाम, हाँ दिल्ली है 2 नंबर पे, दिल्ली है। 4 पर है मुंबई है। उसके अलावा है 14 पे है कोलकाता, और 28 पे है बेंगलुरु, और 30 पे है चेन्नई। तो कहने का मतलब 4 तो महानगर वही हो गए, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, और 5वां है बेंगलुरु। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे, आप जनसंख्या के आधार पर इसको क्रम में रखोगे। 26,454 है, और इसकी 21 है, इसकी 14 है, 10,000 है, इसकी 10,000 है। हाँ ये क्रम सही है। अगर आपसे पूछे ना कि भारत के जो 5 है मेगा सिटी है उनको क्रम से रखो, तो पहले आपका आएगा नाम दिल्ली का, उसके बाद में है मुंबई का, पश्चिमी घाट पर मुंबई है। उसके अलावा है कोलकाता का, जो भारत की प्राचीन राजधानी थी 1911 से पहले। उसके बाद में है बेंगलुरु का, और बेंगलुरु के बाद में है चेन्नई का। ये थोड़ा सा क्रम याद रखोगे आप, इस नीचे है अंडरलाइन करके क्रम नाम है वो। ये 2017 का है, बुक में है। नवीनतम आंकड़े अगर नए पूछे जाए तो प्राचीन भी पूछ सकता है वो, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट है विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं आती है किसमें, विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं क्या है। बस्तियों में कूड़ा कचरा, और उसके अलावा तो विकासशील देशों में बस्तियों से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं, जैसे कि अवहई अवहनीय जनसंख्या का केंद्रीकरण, छोटे व तंग आवास, गलियां, पीने योग्य जल जैसी सुविधाओं की कमी। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचा और बिजली, गंदे पानी की निकासी की जो है व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि सुविधाओं की जो कमियां पाई जाती है वो इन बस्तियों की कमियां हैं। जैसे धारावी बस्ती का तो आपने नाम सुना ही होगा। उसके बाद में है क्रियाकलाप, ग्रामीण और नगरीय समस्याएं। क्या आप जानते हैं कि नगर ग्रामीण में उत्पन्न निम्नलिखित समस्याओं में से किसी की भी पहचान कर सकते हैं। पीने योग्य जल की सुविधा, विद्युत की आपूर्ति, मल निकास की व्यवस्था है, परिवहन एवं संचार की सुविधाएं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की अवसंरचना है, जल एवं वायु प्रदूषण भी बढ़ता है इससे। क्या आप जानते हैं, या आप उपरोक्त समस्याओं का समाधान भी सोच सकते हैं क्या। उसके बाद में नगरीय बस्तियों की समस्याएं क्या है, वो तो थी विकासशील देशों में मानव बस्तियां, उनकी समस्याएं थी। ये है नगरीय बस्तियों की क्या समस्याएं, रोजगार के अवसर एवं नागरिक सुविधाओं के लिए मानव कहाँ की ओर प्रवास कर रहा है, शहरों की ओर आता है। परंतु विकासशील देशों ने अधिकतर शहर है ना वो अनियोजित है, अधिकतर अनियोजित है। अतः आने वाले व्यक्तियों का अत्यंत भीड़ की स्थिति भी पैदा कर देते हैं। विकासशील देशों के आधुनिक शहरों के, यानी विकासशील देशों के आधुनिक शहरों के आवासों की कमी, लंबवत विस्तार, बहुमंजिला मकान, लंबवत विस्तार, लंबवत यानी ऊपर से नीचे का विस्तार है शहरों में। लंबवत गांव में होता है क्षैतिज विस्तार। बहुमंजिला विस्तार, जिनको अप और डाउन शहर भी कहा जाता है। तथा गंदी बस्तियों की वृद्धि प्रमुख विशेषताएं होती है। इनमें शहरों में जनसंख्या का बढ़ता भाग निम्न स्तरीय आवास, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उस प्रकार से जो आवास होंगे ना उनका स्तर निम्न हो जाएगा। एक जगह पर 25-25 लोग रह रहे हैं, एक ही 10 बाई 10 के रूम में 25-20-25 लोग रह रहे हैं। उसी के आधार पर क्या है कि जैसे गंदी बस्तियां अनाधिकृत बस्तियों में रहते हैं। भारत में अधिकांश मिलियन सिटी, कि भारत के अधिकांश जो मिलियन सिटी हैं 25% निवासी अवैध बस्तियों में रहते हैं। फिर उनको सरकार है वो उन स्थानों से उठाती है, फिर क्या है उपद्रव होते हैं। तो ऐसे नगरों में अन्य नगरों की अपेक्षा दुगनी तेजी से बढ़ रही हैं ये चीजें। एशिया पैसिफिक देशों में, यानी कि एशिया के पैसिफिक यानी कि तटीय जो प्रदेश है पैसिफिक देशों में, नगरीय जनसंख्या का 60% भाग
देशों में नगरीय जनसंख्या का 60% भाग अनाधिकृत बस्तियों में रहता है, जो अधिकृत नहीं है, अनाधिकृत उन बस्तियों में रहता है। टोटल जनसंख्या का 60%। किसका? नगरों का। उसके बाद में है गंदी बस्ती का एक चित्र दिया गया है 10.11 में। एक स्वास्थ्य शहर क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड, वो तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि एक स्वास्थ्य शहर में कुछ आवश्यकताएं होनी चाहिए। पहला, कि उसमें स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण हो। दूसरा, सभी निवासियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। सभी निवासियों की जो आधारभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, शिक्षा की पूर्ति हो। उसके बाद में स्थानीय सरकार, जो भी सरकार है, में समुदाय की जो है ना वो भागीदारी हो, उसमें समुदाय की भागीदारी हो, सरकार में समुदाय की भागीदारी हो। सभी के लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो। उसके बाद में आर्थिक समस्याएं क्या क्या है इन नगरों की। विश्व के विकासशील देश, जो विकासशील है, विकसित नहीं, विकासशील जो हो रहे हैं, विकासशील देशों के ग्रामीण और छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के घटते रोजगार के जो अवसर है ना वो घट रहे हैं, जिसके कारण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन होता जा रहा है। यह विशाल प्रवासी जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में अकुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में अधिक वृद्धि कर देते हैं। यानी कि कोई मजदूर है, मजदूर को काम ही नहीं करना आता, अगर उसको शहर में काम है, रेफ्रिजरेटर का काम है, रेफ्रिजरेटर खराब होते हैं गर्मियों में, तो रेफ्रिजरेटर का काम है, तो उसको काम पर लगाया जाए तो वो श्रमिक अकुशल है, उसको काम ही नहीं आता। तो काम ही नहीं आता तो फिर वो वहां पर बैठा क्या करेगा, क्योंकि वहां तो कुशल कारीगरों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी कारण से क्या कह रहा है कि अकुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में, अर्धकुशल वो जो थोड़े से अपने मनोयोग से सही कर लेते हैं काम को थोड़ा बहुत है, तो अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की जो संख्या है ना उनमें अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या पहले से ही चरम पर होती है। सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं क्या आती है? विकासशील देशों में शहर है वो विभिन्न प्रकार के सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त हो जाते हैं। अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण, यानी कि अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता, संसाधनों के कारण बहुसंख्या निवासी आधारभूत, जो मूल स्ट्रक्चर है, आधारभूत सामाजिक ढांचागत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती है। उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं गरीब नगर निवासियों की पहुंच से बाहर रहती है। विकासशील देशों में स्वास्थ्य सूचक भी एक निराशाजनक चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बेरोजगारी एवं शिक्षा की कमी के कारण अपराध अधिक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण यहाँ नगरों में जनसंख्या का लिंग अनुपात भी असंतुलित रहता है। कई बार होता है ना शहरों में, शहरों का जो पूर्वी इलाका है वहां पर तो विद्युतीकरण पूरा है। इसके अलावा पश्चिमी इलाके हैं तो पश्चिमी इलाकों में विद्युतीकरण नहीं है, रात को लाइट चली गई तो फिर 10-10 घंटे लाइट नहीं आती, 2-2 3-3 दिन लाइट नहीं आती, तो उस अंधेरे में क्या करते हैं कि जितने भी घरों के जो सामान है, नशाखोरी, इसके अलावा बेरोजगारी के कारण जो पनपे जो अपराध है, जिसके कारण शहर में कुरीतियां बढ़ जाती है। तो कुरीतियां बढ़ने के कारण क्या है, फिर जो आंतरिक जो नगर होते हैं ना वो फिर बर्बाद अंदर से होना शुरू हो जाते हैं, और शहर है वो बाहर की तरफ विकास करना प्रारंभ कर देता है। आंतरिक नगरों को छोड़, मुख्य जो प्राचीन जो क्षेत्र थे ना एक नगर के आंतरिक नगर, उनको छोड़ना लोग प्रारंभ कर देते हैं और बाहर की ओर ज्यादा विस्तार करते हैं। और इसके अलावा यहाँ और क्या कहता है, इन नगरों में जनसंख्या का जो लिंग अनुपात है ना वो भी असंतुलित हो जाता है। उसके बाद में पर्यावरण संबंधी समस्याएं क्या क्या आती है? पर्यावरण संबंधी समस्याएं तो रहती है, क्योंकि जहाँ कंक्रीट के घर खड़े हो गए तो वहाँ पर्यावरण तो बिल्कुल ही नहीं होगा, पेड़ पौधों के लिए स्थान नहीं होगा, पार्कों के लिए जगह नहीं छोड़ी है। तो विकासशील देशों में रहने वाली जनसंख्या विशाल नगरीय जनसंख्या जल का केवल उपयोग ही नहीं करती, वरन जल एवं सभी प्रकार के व्यर्थ पदार्थ का निस्तारण भी करती है। विकासशील देशों, कौन किसकी बात हो रही है? विकासशील देशों की बात हो रही है। विकासशील देशों में अनेक नगरों में पीने योग्य पानी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति तथा घरेलू में औद्योगिक उपयोग के लिए जल का भी उपलब्ध सुनिश्चित करना अधिक कठिन हो गया है। घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों के लिए परंपरागत ईंधन का व्यापक उपयोग के कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। एक अनुपयुक्त मल निस्तारण व्यवस्था अस्वास्थ्यकर दशाएं पैदा करती है। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट को सामान्य मल अथवा अवस्था में डाल दिया जाता है, किसी भी शोध एवं अनिश्चित स्थानों में डाल दिया जाता है। जनसंख्या के आवास प्रदान करने के लिए
क्योंकि जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट के ढांचे बनाए जाते हैं जो कि नगरों से उष्म द्वीप, अंडरलाइन करना है इसको, उष्म द्वीप बनाने में सहायक भूमिका निभाते हैं। यानी कि एक द्वीप होता है, हम जिस द्वीप पर रहते हैं उसको जो कंक्रीट के ढांचे हैं ना वो उष्म द्वीप बना देते हैं। कैसे कि जमीन पर भी तो कंक्रीट बिछी हुई है, रोड बन गई, इसके अलावा जितना भी मकान भी है वो भी कंक्रीट के बन गए। तो फिर सूर्य का जो पार्थिव विकिरण है, इसके अलावा जितना भी है तो वो किस हिसाब से होगा, तो उसका क्या उष्म द्वीप की एक उपमा बनती है यहाँ पे। समान संसाधन एवं मनुष्य के संचालन के लिए शहर, नगर एवं ग्रामीण बस्तियों में आपस में एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। मानव बस्तियों को बनाए रखने के लिए नगरीय ग्रामीण संपर्क अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि और रोजगार सृजन में आर्थिक अवसरों को पीछे धकेल दिया है, जिसके कारण ग्रामीण जनसंख्या में नगरों में प्रवास का क्रमशः बढ़ा है, जिसके नगरीय क्षेत्रों में से पहले ही समस्याग्रस्त ढांचागत विशेषताओं ढांचागत सुविधाओं और सेवाओं में बहुत अधिक दबाव बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण निर्धनता को दूर करना शीघ्र आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों में रहन सहन एवं सुधार एवं वह वहाँ रोजगार एवं शिक्षा के अवसर का सृजन करना भी आवश्यक है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक जो सामाजिक पर्यावरणीय आवश्यकताओं को संतुलित करके उनमें अनुपूरक योगदान एवं संपर्कों का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। नगरीकरण की राजनीतिक योजना क्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी है क्या ये? नगर रणनीति में निम्न प्राथमिकताएं बताइए। प्राथमिकताएं क्या क्या होनी चाहिए कि एक तो नगर है, नगरीय निर्धन के लिए आश्रय स्थल में वृद्धि, यानी कि नगर है उसमें निर्धनों के लिए, जो जिनके पास पैसे नहीं है, नगर क्या करे, निर्धनों के लिए आश्रय स्थल, जहां पर गरीब है व्यक्ति वो रुक सके, उनमें वृद्धि करे। 2 नंबर है आधारभूत जो नगर की जो सुविधाएं है ना, जैसे शिक्षा है, प्राथमिक स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य जल है, स्वच्छ जल है, सफाई का प्रबंधन आदि को उपलब्ध बनाए रखे, नगर का प्रमुख काम है ये। उसके बाद में महिलाओं की मूलभूत सेवाएं, जिसकी सेवाएं, महिलाओं की मूलभूत सेवाएं तथा राजकीय सुविधाओं तक पहुंच में सुधार। ये सुविधाएं तो बहुत सारी चला रखी है परंतु महिलाओं तक पहुंच ही नहीं है उनकी। ठीक है, तो उसके बाद में है ऊर्जा का उपयोग, वैकल्पिक ऊर्जा परिवहन तंत्र को उन्नत बनाना, यानी कि वैकल्पिक, एक तो वैकल्पिक ऊर्जा और परिवहन तंत्र को उन्नत बनाना। जैसे लोग है उपले लकड़ी है उनको अगर जलाते रहेंगे तो पर्यावरण का नाश होगा, परंतु आप अगर एलपीजी का यूज करते हो, ऊर्जा के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हो, तो उनको उन्नत बनाने से संबंधित। उसके बाद में वायु प्रदूषण को कम करना एक अच्छा है। तो कई बार कहते हैं ना कि दिल्ली दिल वालों की है, फिर जोक आता है कि दिल्ली दिल वालों की नहीं है, दिल्ली मजबूत फेफड़ों वालों की है। तो वहां पर क्या है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है, जिसके फेफड़े मजबूत होते हैं ना तो वही बड़े शहरों में टिक पाता है। तो वायु प्रदूषण एक बड़े शहरों की बहुत बड़ी जटिल समस्या है। उसके बाद में अभ्यास क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी एवं नगर के किनारे होती है? वृत्ताकार, चौकपट्टी, रेखीय और वर्गाकार। बताया था ना, सड़क, नदी, नहर के किनारे जो होती है वो सारी की सारी रेखीय होती है। निम्न में से कौन सी, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। क्या बात है, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आ रही है, आ रही है। प्राथमिक है ये। यही अगर ये पूछ ले निम्न में से कौन सा है वो नगरीय की कौन सी है, तो नगरीय में ये द्वितीयक और तृतीयक, तृतीयक क्योंकि उद्योग और सेवा क्षेत्र ज्यादा पलट जाते हैं वहां पे। खनन किस में आता है, प्राथमिक है या द्वितीयक है? प्राथमिक खनन तो प्रकृति से पहली बार प्राप्त है। हाँ। निम्न में से किस प्रकार, तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस किस प्रदेश में प्रलेख प्रे क्या है, प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? वो वांगो वांगभर की मेसोपोटामिया घाटी, होना चाहिए इसमें। सिंधु घाटी, नील नदी, मेसोपोटामिया। हाँ, ये तो सबसे देखो प्राचीन क्या नदियां हैं इस प्रकार की, परंतु मेसोपोटामिया बहुत ज्यादा प्राचीन है मेसोपोटामिया की।
मतलब यहाँ कई बार सभ्यता है क्वेश्चन। सर अलग अलग ना सब जगह, हम्म। लेकिन इसमें सबसे प्राचीन मेसोपोटामिक सभ्यता। नहीं नहीं, इसमें भी एक आप एक और जटिल क्वेश्चन है इसमें। हम्म, किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम हम्म। नगरीय बस्ती है? हाँ तो प्राचीनतम नगरी मतलब हाँ, कई उस बार क्या हिसाब होता से। है, सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता बस्ती जरूर है। सिंधु घाटी। और ये भी हो सकता है, सुनो, सही कह रहे हैं, हम्म क्योंकि यही है ना, नगरी की अच्छा बात करते सिंधु हैं, घाटी वाली। बस्ती की नहीं किन्होंने। हम्म हाँ, नगरी है हाँ बीच में, फिर नगरी है तो अपना नगरी शहर ये है सिंधु घाटी। उन्नत था ना ये सारा। प्राचीनतम अगर वैसे, हाँ अगर अपन सभ्यता की बात करें उसमें है हम्म मेसोपोटामिया। और नगरी की बात कर रहा है तो ये फिर बसा हुआ शहर भाई नगर में सिंधु घाटी धर्मेंद्र सर, सभ्यता। देखा क्या इसका? हाँ वो नदी और नील नदी, नील नदी तो नहीं ठीक है हाँ और हाँ धर्मेंद्र सर, मेरे हिसाब से इन कौन सा दोनों है? में हाँ से होना सर। चाहिए भाई। हम्म। कौन सा है, सिंधु घाटी करें क्या इसमें? हाँ मैंने तो सिंधु घाटी किया। नहीं नहीं, सिंधु घाटी ज्यादा इसमें इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि हांगो घाटी या फिर न, नील नदी की जो घाटी है, हो सकता है वहां ग्रामीण हो, परंतु जो नगरीय हाँ, बस्ती थी नगर वो तो का हमें उसका पता है है कि हाँ। कंडीशन। हम्म, नहीं पर मेसोपोटामिया भी तो नगरीय सभ्यता ही तो थी। अगर वो नगरी थी तो फिर तो सबसे प्राचीन थी, ये गारंटी से है कि इनमें सब में प्राचीन तो यही है, कौन सी, मेसोपोटामिया, हाँ क्योंकि हाँ मेसोपोटामिया के कुछ शहर भी पढ़ते हैं वैसे अपन, जब अपन नगरी भूगोल पढ़ते हैं मेसोपोटामिया में जैसे। और पिछली बार मेसोपोटामिया और से तो आया था हाँ वो बेबीलोन वाला जो बिल्कुल वो क्वेश्चन बेबीलोन आया वाला था। आया हम्म, था ना। हाँ, हम्म, इरेत झूलते हुए बेबीलोन बगीचों का। यरूशलेम वाला, हाँ बिल्कुल। हाँ, झूलते उर हुए। है, उक्काद है, किस है, ऐसे कई सब है। तो मुझे लगता है अगर प्राचीन पूछ रहा नगरी तो फिर मेसोपोटामिया होना चाहिए अगर प्राचीन, क्योंकि हाँ नगरी की बात कर रहे हैं भाई। ये मेरे माइंड में भी निकल रहा था कि ग्रामीण है नगरीय, लेकिन उसमें हम शहर पढ़ते हैं प्राचीन, है ना, तो हम्म, नगरीय है वो, नगर कुछ पढ़ते हैं हम। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें यही आना चाहिए डी। जो वैदिक सभ्यता नहीं, वो वैदिक सभ्यता ग्रामीण बस्ती थी, और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, वो नगरीय सभ्यता थी। ये तो हो लेकिन गई। सर ये सर सही कह रहे हैं कि सबसे प्राचीन पढ़ते हैं ना कि विश्व में सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता, तो फिर अपन मेसोपोटामिया का नाम नहीं, नहीं, पढ़ा हुआ है। नाम तो यही था ना, ये तो पढ़ा हुआ है, ये मेसोपोटामिया वाला भी पढ़ा हुआ है, सिंधु घाटी भी पढ़ा हुआ है। समस्या तो इसकी भी है। हाँ, गो घाटी ये कौन सी है ये? दजला फरात चाइना वाली वाली नदियों, मेसोपोटामिया। 10 लाख तो 4,000 ये तो बात की है। हम्म। नील नदी और 10 लाख की बात की। तो मेसोपोटामिया से तो व्यापार भी होता था ना सिंधु घाटी सभ्यता का। हाँ दोनों दोनों समकालीन है। वो 5,000 हम्म। 5,000 पुरानी है। हम्म। समकालीन है दोनों। चलो देखते हैं इसका कौन सा ज्यादातर तो। मेसोपोटामिया मेरे साथ दोनों ही लग रहे हैं, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ एक बार और देख लें, कोई चीज रहेगी तो कोई। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? ये तो 10 बुक, इस बुक के से ही क्वेश्चन आएगा इसमें। 2006 में दे रखा है क्या? 2000 40 से ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, दे रखा। 40 2000 कितने, 40 है क्या? 40 तो नहीं है। हाँ मिलियन इसमें सिटी डायरेक्ट वैसे तो हाँ 1975, 2005 में बढ़कर 438 हो गई। परंतु ये तो 2006 का पूछ रहा है। भारत में कितने बुक्स। मिलियन से? वो तो विश्व के थे। 40 होगा सर। हाँ 40। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकता की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन आवश्यक हैं? सामाजिक ढांचे के विकास में आवश्यकताओं की जो पूर्ति के लिए ना किस प्रकार के संसाधन है? वित्तीय, मानवीय, प्राकृतिक और सामाजिक। मानवीय होने चाहिए, या फिर अलग है? क्योंकि यहाँ सामाजिक सामाजिक ढांचे ढांचे के के विकास, वित्त विकासशील देश। विकासशील क्या देशों कह में रहे? वित्तीय नहीं होगा क्या। जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास के आधार जो आवश्यकता की पूर्ति में कौन सा आंसर है, इसको भी देख लेना भाई। सर वित्तीय होगा इस बार देश।
इसमें कहीं पहले जिक्र नहीं आया क्या इसका? ये थोड़ा क्या लेट भी जुड़ा था क्या शुरू में कोई? हाँ, आया नहीं ना। थोड़ा लेट जुड़ा। वैसे अगर अच्छा, ऐसा कोई आया जिक्र है नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन देख लेंगे, फिर कल क्वेश्चन निकालेंगे तब देख लेंगे इनके हिसाब। प्राकृतिक दे रखा है इसमें तो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में तो प्राकृतिक दे रखा है। प्राकृतिक दे रखा है। 2006 वाले में 40 दे रखा है, बाकी ऊपर वाले में एनसीईआरटी सॉल्यूशन में मेसोपोटामिया दे रखा है, उसमें प्राथमिक है ही। अगर एनसीईआरटी सॉल्यूशन दे रखा है तो मेरे हिसाब से हो सकता है वो चीजें भाई किसी न किसी आधार पर वो हम्म चीजें होंगी। यह विकासशील फिलहाल देशों इनको की जनसंख्या और सामाजिक ढांचे के विकास में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार के संसाधन। हाँ तो ये तो थोड़ा सा है ना सर, थोड़ा सा ध्यान रखो। हम ध्यान से पढ़ते हैं कि आवश्यकताओं की आपूर्ति कहाँ से होती है, सामाजिक ढांचे को सर आंसर देखने के कितने। बाद में सब लग जाता है, लेकिन एक्चुअल में हाँ ये भी जो तो समस्या है नहीं। ये बात, क्योंकि अब तो अपन आंसर देख लिया, अब तो अपन इसको बिठा देंगे, हम्म आपको जैसे हम्म बैठ जाएगा तो ये। लेकिन बात ये है कि मतलब हमारे दिमाग में पहले क्यों चीज नहीं आई, वो एक नॉर्मल हम देखते हैं हम्म क्योंकि भाई एनसीईआरटी में तो थी नहीं ये चीजें। लेकिन अगर आप सामने आ रही है और ये चीज आप जो बता रहे हो, अब तो हम मान लेंगे अगर उन्होंने दे रखा है हम्म प्राकृतिक दे रखा है तो इसको जोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन वो ये है कि शुरू में वो चीजें सामाजिक की बात कर रहा है, वो सामाजिक जो मानवीय और सामाजिक ढांचे। दोनों ही आ रहे थे पहले तो। अब चीजें ऐसे लगती हैं कि यार सामाजिक में फिर वो चीजें हैं, अब वित्तीय भी कम नहीं है अपना आप में क्योंकि हम्म हर चीज वही हो रही है। नहीं अगर प्राकृतिक दे रखा है फिलहाल आप इस हिसाब से आप टिक लगा सकते हैं, मेसोपोटामिया 40 और प्राकृतिक। और हम्म इसके बारे में थोड़ा सा कल रिसर्च कर लेंगे, थोड़ा सा कुछ रहेगी बात। सही है सर। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा मतलब बुक से नहीं लेते, वो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से बना देते हैं क्वेश्चन को। तो 2006 का इसमें दे नहीं रखा, 2005 का दे रखा है इसमें हम्म इस तरीके से। और पहले भी शायद कोई ऐसा नहीं लगा शायद इसमें। सर ग्रुप में भेजा है शायद ये स्क्रीनशॉट आंसर वाला। हम्म सही है। वित्तीय बताया है, नहीं नहीं सॉरी प्राकृतिक बताया है, और उसमें अच्छा 42 इसमें बता 42 दिया। बता रखा है, हम्म इस वित्तीय बता रखा है, ये कहाँ से किस चीज की है? एनसीईआरटी सॉल्यूशन का ही है। आपकी में अलग दे रखा है, यही सेम है आपकी जो बता रहे हो आप। हाँ 42 ही था सर उसका, मैंने पढ़ दिया। एक बार फाइनल कल देख लेंगे। हाँ देखना पड़ेगा सर इनका, क्योंकि 42 वाला विश्व के तो टोटल 2005 तक दे रखे हैं मिलियन सिटी वाला, परंतु भारत का स्पष्ट नहीं दे रखा कि भारत के कितने हैं। मेगा सिटी के बारे में तो बात की है इसने कि मेगा सिटी जो टोटल है वो टोटल भारत में वर्तमान में 25 है, जो 50 वर्षों में विकसित है। सर एक चीज, 2011 हम्म की जनगणना के अनुसार महानगरों की संख्या कितनी है भारत में? 53। 53 है ना, तो ये हम्म 2006 के अनुसार पूछा है, तो मैं 40 लगाया हुआ है सर, कहीं देख कर ही लगाया हुआ है। हाँ इसलिए कह रहे हैं एक बार थोड़ा सा ना सर जैसे हम्म कल कर लेंगे, क्योंकि हमें भी देखो 2011 का तो चलो वो आंकड़ा के सामने आ जाता है, लेकिन 2006 का हमारे पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है। लेकिन एक बार इसको कंफर्म करके कल फाइनल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब तो अंदाजे पे चलेगी, क्योंकि मन किसी का नहीं हम्म मांगेगा जब तक वो चीजें फाइनल नहीं आती चीजें सामने। क्योंकि 2011 में 53 दे रखे हैं, और उससे हम्म लगा लो आप लगभग 5-6 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले की। हम कितने हैं ये तो भैया, एनसीईआरटी कोई अच्छा कोई टीचर हो या फिर कुलदीप सर से पूछ रहे हैं, देख लेंगे खैर कहीं कहीं मिल जाएगा सॉल्यूशन। अगर आपके पास आप हम्म। बता रहे हो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, लेकिन इसे कोई ऑथेंटिक और सोर्स में से हो कहीं दे रखी हो तो देख लेंगे एक बार। इस क्वेश्चन को ना हम्म गूगल सर्च कर सकते हैं। गूगल से ज्यादा अगर यूट्यूब पे किसी सर कोई अच्छा सर हो, उन्होंने ये चीज ऑब्जेक्टिव करा रखे हो, तो वो मुझे ठीक हम्म लगता है, क्योंकि अगर वो पहले से कराता है एनसीईआरटी। गूगल पे तो सर्च कुछ भी चीज सर्च होकर आ जाएगी, आप डाल दोगे, हम्म खुद सर्च इंजन है, कुछ भी आ जाएगा उस पर सर्च हो गया तो।
ऑथेंटिक सोर्स की बात है। कल एक बार ऑब्जेक्टिव तब भी निकालेंगे हम, ये भाई जो बच रहे हैं ऑब्जेक्टिव सारे। कोई बात नहीं, कल के लिए रख लो सर, हो जाएगा, कल कर लेंगे, हम्म ढूंढ लाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि नहीं मिलती कोई चीज, लेकिन अब 2011 का आंकड़ा हमारे याद है, लेकिन इसका नहीं था माइंड में, नहीं अब नहीं है तो अब क्या करें। अंदाजा तो फिर ये कम ही है, बेतरेपन से कम ही होगा, अब यही कर सकते हैं। अब वो बात ही आ गई ना। नहीं सर, ऑप्शन में तो सभी कम है ना, 40, हाँ सही 41, बात है। 42, 43 दे हाँ दिया वही तो इन्होंने तो। कंडीशन है, दिक्कत यही है। अब अंदाजा जब तो लगा देते भी थोड़ा सा, लेकिन अंदाजा कुछ नहीं है, फाइनल है भाई 40 42 में ये आंसर, तो कल देखते हैं फाइनल। और ठीक है अगर सर। आज मिल जाए तो आप आज ग्रुप में कोई भी डाल देना, वो कल और डिस्कस कर लें। कल क्वेश्चन निकालने कंप्लीट करने, कल चाहे कितने टाइम लगे, कल क्वेश्चन करके कंप्लीट फ्री करेंगे इस बुक को, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या और करना क्या है सर। है ना।